अध्याय 111 तीन सानिन की दमनकारी शक्ति पूरा विस्तार से। जिरया का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है जैसे ही वह सासुके को ध्यान से देखता है। उसकी नजर सासुके की आंखों पर टिक जाती है। शेरिंगन यह उचिहा कबीले की पहचान है और सासुके की उम्र, शरीर और हालात को देखते हुए वह तुरंत समझ जाता है कि सामने कौन खड़ा है। वह सीधे उसका नाम लेता है, सासुके उचिहा। सासुके इस पर कोई घबराहट नहीं दिखाता। वह शांत रहता है और अपना अंबु मास्क उतार देता है जिससे उसकी पहचान पूरी तरह साफ हो जाती है। जिरया एक गहरी सांस लेकर उससे सवाल करता है कि उसने कोनोहा क्यों छोड़ा और ओरोचिमारू के साथ क्यों चला गया जबकि उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। लेकिन सासुके के लिए भविष्य का मतलब अलग है। उसके लिए कोनोहा में रहना कोई मायने नहीं रखता। वह अपने फैसले को बहुत साफ तरीके से देखता है। उसे ताकत चाहिए। वह रयू की गुफा की सेज सीखना चाहता है और बुक ऑफ सील्स में मौजूद निषिद्ध जुत्सु को समझना चाहता है। यही उसका असली उद्देश्य है, न कि सिर्फ बदला या गांव छोड़ना। सासुके जिरया को बीच में ही रोक देता है। वह साफ कहता है कि ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है, या तो लड़ो या जाने दो। जिरया सासुके की आंखों में देखता है और उसके अंदर की जिद और ठंडापन महसूस करता है। वह समझता है कि उचिहा कबीले की घटना ने उसे बदल दिया है और शायद ओरोचिमारू ने उसे बदले के लिए ताकत देने का लालच दिया है। लेकिन उसके लिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, सासुके ने बुक ऑफ सील्स चुरा ली है और कोनोहा से भाग गया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। अब जिरया का रवैया बदल जाता है। वह साफ कह देता है कि सासुके आज उससे बचकर नहीं जा सकता। इसी के साथ वातावरण बदल जाता है। एक भारी दबाव महसूस होने लगता है। ये तीन सानिन की शक्ति है, सिर्फ उनकी उपस्थिति ही माहौल को बदल देती है। किमिमारू तुरंत सतर्क हो जाता है। वह जानता है कि सामने वाला साधारण दुश्मन नहीं है बल्कि ओरोचिमारू के बराबर का शिनोबी है। उसका पहला लक्ष्य है सासुके को सुरक्षित निकालना क्योंकि सासुके ओरोचिमारू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह बिना इंतजार किए हमला करता है। टेन फिंगर पियर्सिंग का इस्तेमाल करते हुए वह अपनी उंगलियों से हड्डियों को गोली की तरह जिरया की तरफ फेंकता है। ये हमला तेज और अचानक होता है लेकिन जिरया आसानी से बच जाता है। इसके बाद किमिमारू तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है ताकि वह नजदीक से लड़ सके। जिरया उसकी गति को नोटिस करता है और समझ जाता है कि वह क्लोज कॉम्बैट में आना चाहता है। जैसे ही दोनों के बीच दूरी बहुत कम रह जाती है, जिरया अपनी वाइल्ड लॉन एस मेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद अचानक बढ़कर जीवित चीज की तरह व्यवहार करने लगते हैं और किमिमारू के पैर को पकड़ लेते हैं। वे ऊपर की ओर लिपटने लगते हैं। किमिमारू अपनी हड्डी की तलवार से उन्हें काटने की कोशिश करता है लेकिन उसी समय जिरया उसके बहुत पास आ जाता है और सीधे रेसिंगन से हमला करता है। रेसिंगन बहुत शक्तिशाली होता है और सीधे किमिमारू के शरीर पर लगता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि किमिमारू दूर जाकर गिरता है और कई बार जमीन पर लुढ़कता है। उसकी त्वचा फट जाती है और नीचे की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। उसकी चिकित्सकीय क्षमता ही उसे बचाती है, वरना ये हमला जानलेवा हो सकता था। किमिमारू को पीछे फेंकने के बाद जिरया तुरंत अपना ध्यान दूसरी दिशा में लगाता है। उसे पता है कि सासुके हमला करने वाला है। उसी समय सासुके अपनी बिजली वाली तकनीक सक्रिय करता है। उसका शरीर बिजली से घिर जाता है और वह अत्यधिक गति से जिरया पर हमला करता है। उसकी तलवार सीधा जिरया की गर्दन की तरफ जाती है लेकिन जिरया की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। वह सही समय पर सासुके का हाथ पकड़ लेता है और हमले को रोक देता है। सासुके तुरंत अपनी बिजली की शक्ति और बढ़ाता है जिससे जिरया को खतरा महसूस होता है और वह पीछे हट जाता है। जैसे ही वह पीछे जाता है, वह बहुत तेजी से हाथ के संकेत हैंड सील्स बनाता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि सासुके भी प्रभावित होता है। फिर जिरया फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। एक विशाल आग का गोला सासुके की तरफ बढ़ता है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सासुके को दूर से ही उसका असर महसूस होने लगता है। सासुके अपनी गति का इस्तेमाल करके मुश्किल से उस हमले से बच जाता है लेकिन उसके पीछे जोरदार धमाके होते हैं। अगर वह थोड़ा भी देर करता तो वह पूरी तरह नष्ट हो सकता था। इस पूरे मुकाबले के बाद सासुके एक बात स्पष्ट रूप से समझ जाता है, भले ही उसकी गति और तकनीक बहुत उन्नत हो गई हो, लेकिन तीन सानिन जैसे शिनोबी को दबाना आसान नहीं है। वे अनुभव, समय और सही मौके का इस्तेमाल करके तुरंत स्थिति पलट देते हैं। यही इस अध्याय का मुख्य बिंदु है। तीन सानिन की असली ताकत सिर्फ उनके जुत्सु में नहीं बल्कि उनके अनुभव, प्रतिक्रिया और लड़ाई को नियंत्रित करने की क्षमता में है। चैप्टर 112 अध्याय 112 शक्तिशाली विरोधियों के बीच का अंतर। पहले कभी महसूस न किया गया दबाव सासुके को ये समझाने लगा कि उसके और शीर्ष स्तर के शिनोबी के बीच कितना बड़ा अंतर है। हालांकि उसके पास राइडेंट लाइटनिंग रिलीज और थंडरक्लैप जैसी तकनीकें थीं और वह जिरया के खिलाफ अपनी गति का फायदा भी उठा पा रहा था, लेकिन केवल गति काफी नहीं थी। इतने उच्च स्तर के शिनोबी के सामने बिना किसी शक्तिशाली हमले के सिर्फ निंजा तलवार का इस्तेमाल करना पूरी तरह बेकार था। इसके अलावा जिरया की निंजुत्सु शक्ति भी बेहद खतरनाक थी। सासुके उसे रोक नहीं पा रहा था। जब वह निंजुत्सु से जवाब देने की कोशिश करता तब भी वह साफ तौर पर कमजोर पड़ रहा था और जिरया का ताइजुत्सु भी बहुत मजबूत था। ऐसी स्थिति में जिरया को हराना बहुत कठिन था। सासुके के मन में भारीपन आ गया। क्या मैं अभी भी सानिन स्तर के विरोधी का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हूं? खांसी की आवाज आई। किमिमारू जो जमीन से उठ चुका था अपने हाथों को देख रहा था। सिर्फ एक बार ने उसे लगभग खत्म कर दिया था। अब उसे समझ आ गया कि जिरया क्यों ओरोचिमारू के बराबर माना जाता है। ऐसे राक्षस जैसे शिनोबी के सामने अगर उसने और देर तक अपनी ताकत रोकी तो वह सच में मर सकता है। अब उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। किमिमारू ने अपना सिर उठाया और हल्के से अपनी बांह चक्की। तुरंत ही कॉप्स बोनपात की शक्ति फूट पड़ी। जो त्वचा पहले नष्ट हो चुकी थी वह दोबारा उगने लगी। उसी समय उसने अपनी हड्डी को कसकर पकड़ा और जोर से खींचकर एक लंबी हड्डी की तलवार निकाल ली। उसने जिरया की ओर देखा। उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे। जैसे ही ये निशान दिखाई दिए उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। एक शक्तिशाली चक्र का विस्फोट हुआ। जिरया ने ये बदलाव महसूस किया और तुरंत भौहें से खोल ली। यह क्या है? अचानक उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी और उसका चक्र इतना असामान्य हो गया था। उसमें एक अजीब डरावना चक्र भी मिला हुआ था। क्या उसने कर्स सील का उपयोग किया है? सासुके ने भी भौहें से खोल ली। जिरया के खिलाफ कर्स सील का उपयोग करना एक अच्छा तरीका था, लेकिन थंडरक्लैप और कर्स सील को एक साथ इस्तेमाल करना अभी उसके लिए संभव नहीं था। जिरया के खिलाफ थंडरक्लैप से मिलने वाली गति उसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करा रही थी। उसने सोचा, अगर मैं थंडरक्लैप को चिदोरी के साथ मिलाऊं तो शायद इसे घायल कर सकता हूं। किमिमारू को बस मुझे एक मौका देना होगा। ये सोचकर सासुके ने किमिमारू की ओर देखा। वह उम्मीद कर रहा था कि किमिमारू उसकी योजना समझ जाएगा, लेकिन किमिमारू के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही विचार था, जिरया को रोकना और सासुके को भागने का मौका देना। अपने बचने के बारे में उसने सोचना ही छोड़ दिया था। सासुके की ओर देखे बिना किमिमारू की पीठ से अचानक हड्डियों के कांटे निकल आए। उसने पूरी तरह अपना युद्ध रूप सक्रिय कर लिया। किमिमारू के इस रूप को देखकर जिरया का ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो गया। कागुया कबीले की ब्लड लाइन लिमिट जो मिस्ट विलेज में खत्म हो चुकी थी। ये कबीला कभी इतना खतरनाक था कि अनगिनत शिनोबी उससे डरते थे। ओरोचिमारू ने सच में एक विलुप्त कबीले के सदस्य को ढूंढ निकाला। जिरया हल्के से मुस्कुराया लेकिन उसके मन में तनाव था। अब सासुके जो ओरोचिमारू के बहकावे में आ गया था, उचिहा कबीले का दूसरा जीवित सदस्य था। ऐसा लग रहा था कि ओरोचिमारू जानबूझकर खत्म हो चुके कबीले के ब्लड लाइन यूजर्स को इकट्ठा कर रहा है। किमिमारू ने ऊंची आवाज में कहा, मैं कागुया किमिमारू आज महान सानिन जिरया की परीक्षा लूंगा। देखते हैं सानिन वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। ये कहकर वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कर्स सील के पहले स्तर को सक्रिय करते ही उसकी गति कई गुना बढ़ गई। जिरया इस अचानक बड़ी गति से थोड़ा चौंका लेकिन डरा नहीं। शैडो क्लोन जुत्सु धमाके के साथ दो क्लोन प्रकट हुए। अब तीनों जिरया एक साथ किमिमारू की ओर दौड़े। चारों के बीच टकराव हुआ। दो क्लोन और असली जिरया मिलकर किमिमारू पर हमला करने लगे। तीव्र ताइजुत्सु लड़ाई शुरू हो गई। कागुया कबीले का सदस्य होने के कारण किमिमारू ताइजुत्सु में बेहद मजबूत था। तीन विरोधियों के खिलाफ लड़ते हुए भी वह पीछे नहीं हट रहा था। ये देखकर सासुके ने गहरी सांस ली। उसने फिर से थंडरक्लैप का उपयोग किया। उसकी गति और बढ़ गई और वह तेजी से जिरया की ओर बढ़ा। उसने अपनी निंजा तलवार से वार किया लेकिन जिरया बच गया। जिरया ने उस तलवार को देखा जो बिजली से घिरी हुई थी। उसने दबाव महसूस किया। इन दोनों का ताइजुत्सु इस स्तर तक पहुंच चुका है। दो क्लोन की मदद के बावजूद जिरया को थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। अचानक किमिमारू ने जिरया के एक क्लोन को खत्म कर दिया। अब वह सीधे असली जिरया की ओर मुड़ा और अपनी हड्डी से हमला किया। जिरया ने सोचा ताइजुत्सु में मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। उसने तुरंत निंजुत्सु का इस्तेमाल किया। नीडल अर्थ बुरियल। उसके बाद उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए और रक्षा बन गई। किमिमारू का हमला उस रक्षा को तोड़ नहीं पाया, लेकिन उसके प्रभाव से जिरया पीछे की ओर धकेल दिया गया। यही वह मौका था जिसका सासुके इंतजार कर रहा था। यही मौका है। चिदोरी। एक तेज चिड़िया जैसी आवाज गूंजी। सासुके के हाथ में बिजली इकट्ठा होकर एक चमकती हुई गेंद बन गई। थंडरक्लैप की गति के साथ सासुके तुरंत पीछे हटते हुए जिरया के पास पहुंच गया। उसने चिदोरी को सीधे जिरया के दिल की ओर धकेला, लेकिन उसी क्षण जिरया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इसने काकाशी की राइकिरी भी सीख ली और बिना हैंड सील्स के इस्तेमाल कर रहा है। कितना खतरनाक बच्चा है। निंजुत्सु फेयर नीडल 1000 बड्स। अचानक जिरया के कठोर बालों से अनगिनत सुई जैसी बाल निकलकर सासुके की ओर बढ़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि एक पल में ही वे सासुके के सामने पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि अगले ही क्षण सासुके का शरीर पूरी तरह छेद दिया जाएगा। सासुके की आंखें तेजी से हिलने लगी। बचना अब समय नहीं है। चिदोरी फ्लो। उसके हाथ का चिदोरी अचानक अपना रूप बदल लेता है। हमले की जगह वह पूरे शरीर के चारों ओर बिजली की धारा बन जाता है। उसी समय सासुके पीछे की ओर कूदता है। कुछ बालों की सुइयों से वह बच जाता है। बाकी कुछ चिदोरी फ्लो रोक लेता है, लेकिन फिर भी कुछ सुइयां उसके हाथ को भेद देती हैं। सासुके जमीन पर रुकता है। उसके हाथों पर छोटे-छोटे खून के छेद दिखाई देते हैं। अब दर्द महसूस होने लगा था। जो उसे मौका लगा था वही जिरया के लिए पलटवार का मौका बन गया। सासुके के घायल हाथ हल्के से कांपने लगे। वे बालों की सुइयां उसकी हड्डियों तक घुस गई थीं। अध्याय समाप्त। चैप्टर 113 अध्याय 113 आके बीच प्रारंभिक फंस का नृत्य।
इस बार सासुके न केवल जिरया को कोई चोट पहुंचाने में असफल रहा, बल्कि वह खुद भी घायल हो गया और उसका चक्र भी काफी हद तक खत्म हो चुका था। थंडरक्लैप और चिदोरी जैसी दो शक्तिशाली लाइटनिंग तकनीकों का एक साथ उपयोग करने से उसके चक्र की प्रकृति में अत्यधिक बदलाव आया। इसका असर उसके अपने शरीर पर पड़ा और उसे अंदर से नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद वह जिरया को छू भी नहीं पाया, उल्टा उसे चिदोरी को बदलकर चिदोरी फ्लो में परिवर्तित करना पड़ा। अब उसका दाहिना हाथ हल्का हल्का कांप रहा था और यह सिर्फ जिरया के हमले की वजह से नहीं था। सासुके तुरंत पीछे हट गया और उसने जिरया से दूरी बना ली। उसके चक्र का प्रवाह पहले से काफी कमजोर हो चुका था। इसी समय किमिमारो आगे बढ़ा और सासुके के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम ठीक हो? सासुके ने हल्के से सिर हिलाया। ये चोटें कुछ नहीं है। किमिमारो ने उसकी जिद को देखा और ठंडे स्वर में कहा, उसके ज्यादा करीब मत जाना, तुम्हारा शरीर उसके हमलों को सहन नहीं कर पाएगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अगर मौका मिले तो भाग जाना, तुम्हारी गति के साथ तुम बच सकते हो। सासुके की गति को देखते हुए अकेले भागना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अगर किमिमारो जिरया को रोक ले तो इस स्थिति में बच निकलना संभव था। लेकिन अगर किमिमारो उसे रोक नहीं पाया तो, हालांकि जिरया की खुद की गति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास समनिंग जानवर थे, मायोबोकु पर्वत के मेढक, जिनमें से कुछ बहुत तेज थे। वे आसानी से सासुके तक पहुंच सकते थे और इसके अलावा सासुके को हाकुको भी साथ लेकर भागना था, जिससे बच निकलना और मुश्किल हो जाता। सिर्फ एक ही संभावना थी, किमिमारो किसी भी कीमत पर जिरया को रोक सके। अगर सच में मदद करना चाहते हो तो बस उसे डिस्टर्ब करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर किमिमारो ने सासुके की ओर देखा। उसका कर्स सील फिर से बदलने लगा। काले निशान उसके शरीर पर तेजी से फैलने लगे, जो ये संकेत दे रहे थे कि वह कर्स सील के दूसरे रूप को सक्रिय करने वाला है। कर्स सील की शक्ति फूट पड़ी। किमिमारो का पूरा रूप बदलने लगा। अब वह किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि एक राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था। जिरया ने ये देखकर भौहें सिकोड़ ली। लगता है ये शक्ति किसी सामान्य स्रोत से नहीं आई है। उसने अपने हाथ उठाए और हैंड सील्स बनाना शुरू किया। फिर उसने गहरी सांस ली। फायर स्टाइल, फायर ड्रैगन फ्लेम बुलेट। अचानक एक भयानक आग की लहर फूट पड़ी। ये जुत्सु बहुत तेजी से नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही यह सक्रिय हुआ उसका दायरा बेहद विशाल और डरावना हो गया। एक ही पल में आग ने सासुके और किमिमारो दोनों को घेर लिया। थंडरक्लैप की गति के बावजूद सासुके को यकीन नहीं था कि वह इस हमले से पूरी तरह बच सकता है। उसकी आंखें तेजी से झपकने लगी। सिर्फ एक जुत्सु और मैं इस हालत में पहुंच गया। मेरी अब तक की सारी प्रगति असली ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। सासुके के अंदर का अहंकार इस पल टूट रहा था। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या करना है, किमिमारो अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। डांस ऑफ अर्ली फंस। किमिमारो ने अपने दोनों हाथ जमीन में जोर से गाड़ दिए। अगले ही पल जमीन के नीचे से विशाल हड्डियां बाहर निकलने लगी। एक के बाद एक बड़े-बड़े हड्डी के कांटे जमीन को चीरते हुए बाहर आए। कुछ ही क्षणों में एक पूरा हड्डियों का जंगल बन गया। ये हड्डियों का जंगल अब उनके सामने एक ढाल की तरह खड़ा था। तेज धमाका हुआ। सासुके ने किमिमारो का चेहरा देखा, जो लगभग विकृत हो चुका था। आग की लपटें उस हड्डियों के जंगल को एक-एक करके निगलने लगी और फिर बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल किमिमारो की पीठ से बड़ी-बड़ी पसलियां निकल आईं। वे दोनों तरफ फैलकर एक प्राकृतिक ढाल बन गईं। इन पसलियों ने पूरी तरह सासुके को अपने अंदर ढक लिया। लगातार धमाके गूंजते रहे। आग ने दोनों को पूरी तरह घेर लिया। इसी समय कोनोहा के पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जो कोनोहा के शिनोबी सुनागाकुरे के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने तुरंत उस दिशा में देखा। हालांकि सुनागाकुरे का हमला बहुत तेज था, लेकिन अब कोनोहा ने स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था। एक कोनोहा शिनोबी छत पर कूदकर खड़ा हुआ और उस दिशा में देखने लगा। उस तरफ जाओ और देखो, वहां कौन लड़ रहा है। उसके इशारे पर कई शिनोबी तुरंत उस स्थान की ओर बढ़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कई अंबु शिनोबी मरे पड़े थे और एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था जो फायर स्टाइल के हमले से बना था। वे सभी एक पल के लिए रुक गए, फिर उन्होंने दूर खड़े जिरया को देखा। वो लॉर्ड जिरया, महान सानिन। जिरया को देखकर सभी को राहत मिली। अगर जिरया कोनोहा में है तो सुनागाकुरे का कोई भी हमला खतरनाक नहीं रहेगा। वे उसके पास जाने लगे, लेकिन जिरया ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का संकेत दिया। वे छतों पर ही रुककर देखने लगे। क्या हो रहा है? जिरया सम किससे लड़ रहे हैं? देखो, उस गड्ढे में कोई है। क्या वो अभी भी जिंदा है? असंभव। इतने शक्तिशाली हमले के बाद कोई नहीं बच सकता। लेकिन अगले ही पल वास्तव में एक आकृति गड्ढे से बाहर कूदी। वह किसी को उठाए हुए थी। एक ऐसा शरीर जो बुरी तरह जल चुका था। सभी शिनोबी स्तब्ध रह गए। कोई उस हमले को सहकर बच गया था। सासुके ने धीरे से किमिमारो को जमीन पर रखा। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और उसकी चेतना खत्म होने वाली थी। हाकु तुरंत आगे आई। किमिमारो अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। उसने सासुके की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, शायद उसे भागने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसमें आवाज निकालने की ताकत नहीं थी। सासुके ने उसे देखा। सच कहें तो उस पल उसे लगा था कि वह खुद भी शायद बच नहीं पाएगा। अपनी पूरी गति का इस्तेमाल करके उसने उस हमले की सीमा से बाहर निकलने में सफलता पाई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि किमिमारो उसके लिए जिरया का हमला रोक लेगा, यहां तक कि अपनी जान दांव पर लगा देगा। सासुके जानता था किमिमारो यह उसके लिए नहीं बल्कि ओरोचिमारू के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से अब सासुके के लिए वहां से भाग जाना आसान नहीं था। सासुके धीरे से खड़ा हुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वास्तव में महान सानिन, क्या भयानक तकनीक है। फिर उसने हाकु की ओर देखा। हाकु, इसे लेकर पहले निकल जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। किमिमारो ने हैरानी से सासुके को देखा। ये लड़का क्या सोच रहा है? हाकु एक पल के लिए रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन सासुके की आवाज में दृढ़ता थी। उसने चुपचाप सिर हिलाया। समझ गई सासुके सम, कृपया सावधान रहिए। अध्याय समाप्त। चैप्टर 114। अध्याय 114। निंजा दुनिया की दूसरी बिजली। हाकु धीरे-धीरे किमिमारो के अचल शरीर को उठाती है और पीछे हटने लगती है। जिरया उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसकी नजर पूरी तरह सासुके पर टिकी रहती है। इस समय सासुके की आंखें शांत थीं। शुरुआत में सासुके थोड़ा बेचैन दिखाई दे रहा था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिरया जैसे अनुभवी शिनोबी के लिए उसकी बेचैनी को समझना मुश्किल नहीं था। हालांकि सासुके काफी शक्तिशाली था और कोनोहा का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली शिनोबी था, फिर भी जिरया की नजर में वह अभी भी पूरी तरह खतरनाक नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अब जिरया को सासुके से एक खतरनाक आभा महसूस हो रही थी। अब उसकी शांति दिखावा नहीं थी, बल्कि असली लड़ाई की तैयारी का संकेत थी। अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए जिरया ने मन ही मन सोचा, मैंने खुद ऐसी लड़ाई की अवस्था लगभग 20 साल की उम्र में हासिल की थी। ये बच्चा सच में एक डरावना प्रतिभाशाली है। सिर्फ एक ही लड़ाई में सासुके ने अपनी लय पकड़ ली थी। ये देखकर जिरया को थोड़ा अफसोस भी हुआ। अगर सासुके ने ये रास्ता नहीं चुना होता तो बड़ा होकर वह निश्चित रूप से कोनोहा का स्तंभ बनता। दूर खड़े कोनोहा के शिनोबी सासुके को देखते हैं, जो धीरे-धीरे जिरया की ओर बढ़ रहा था। उसकी ऊंचाई भले ही छोटी थी, लेकिन उसने सभी का ध्यान खींच लिया। दूरी की वजह से वे उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही सासुके ने ऊपर देखा, उसकी लाल शेरिंगन आंखें सबको दिखाई दे गईं। सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये शेरिंगन है, लेकिन ये कौन है? धीरे-धीरे उन्हें समझ आने लगा और फिर वे चौंक गए। क्या ये वही नहीं है जिसने युगा कबीले के जीनियस को हराया था? कोनोहा का मशहूर प्रतिभाशाली, लेकिन अब वही लड़का जिरया से लड़ रहा था। ये देखकर सभी शिनोबी पूरी तरह उलझ गए। इस समय सासुके ने अपनी मिश्र धातु वाली निंजा तलवार को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके दाहिने हाथ का कांपना अब रुक चुका था। उसके शरीर के चारों ओर पहले जो बिजली थी, वह भी गायब हो चुकी थी। उसने राइकिरी को बंद कर दिया था। सिर्फ गति का थोड़ा सा फायदा जिरया को हराने के लिए काफी नहीं था, और राइकिरी ने उसका काफी चक्र भी खत्म कर दिया था। अब उसके पास केवल एक तिहाई चक्र बचा था। इतने कम चक्र के साथ जिरया से लड़ना मुश्किल था। सासुके ने हल्की सांस छोड़ी। हेवंस कर्स, सक्रिय हो जाओ। उसकी गर्दन से काले निशान फैलने लगे। वे उसकी त्वचा पर जलती हुई आग की तरह फैल रहे थे। कर्स सील का चक्र उसके शरीर में भरने लगा। सासुके की शक्ति तुरंत बढ़ गई। हालांकि यह सेज चक्र का एक निम्न स्तर था, लेकिन फिर भी यह उसकी जुत्सु की शक्ति को बढ़ा रहा था। अब उसकी शक्ति किमिमारो के बराबर हो चुकी थी। जिरया ने ये देखकर कहा, लगता है ये शक्ति तुम्हें ओरोचिमारू ने दी है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन उसकी दी हुई चीजों से सावधान रहना चाहिए। वह बिना किसी कीमत के शक्ति नहीं देता। बस सासुके ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि कर्स सील क्या है। सासुके के इस रवैये से जिरया थोड़ा असहज हो गया। सासुके, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। हार मान लो, शायद तुम बच सकते हो। जिरया को विश्वास था कि सासुके अब उसके नियंत्रण में है। सासुके हल्का सा मुस्कुराया। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम सानिन हो, तुम मुझे एक साधारण जानिन समझकर कमा सकते हो? दोनों के बीच दूरी अब 10 मीटर से भी कम रह गई थी। जिरया हंसा, तुम मजबूत हो, लेकिन अभी मेरे सामने खड़े होने का समय नहीं आया है। 10 साल बाद शायद तुम मुझे पार कर सको, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। 10 साल। सासुके को इस बात पर विश्वास नहीं था। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बीच का अंतर अभी कितना है। जिरया ने पूछा, पहले वाली तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे? वह बहुत खतरनाक थी। अगर तुम उसे 10 साल बाद इस्तेमाल करोगे तो शायद कोई भी शिनोबी उसका सामना नहीं कर पाएगा। जिरया समझ चुका था कि इलेक्ट्रिक फ्लैश कितनी खतरनाक बन सकती है। अगर सासुके इसी तरह बढ़ता रहा तो निंजा दुनिया में एक और बिजली पैदा होगी। यहाँ तक कि चौथे राइकेज, जिसे ब्लू लाइटनिंग कहा जाता है, भी शायद उसकी गति से आगे नहीं निकल पाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि उस तकनीक में सिर्फ गति थी, शक्ति और रक्षा कम थी। सासुके ने जवाब दिया, वह तकनीक तुम्हारे खिलाफ काफी नहीं है। मेरे पास एक और तकनीक है, और यह पहली बार है जब मैं इसे किसी दुश्मन पर इस्तेमाल कर रहा हूं। और सानिन को पहला लक्ष्य बनाना बुरा नहीं है। सासुके हल्का सा मुस्कुराया। उसकी सांस लेने की प्रक्रिया बदल गई। उसके हाथ में पकड़ी तलवार हल्के-हल्के कंपन करने लगी। ये कंपन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिरया को कुछ अलग महसूस हुआ। यह क्या है? यह कोई निंजुत्सु नहीं लग रहा था, क्योंकि सासुके कोई हैंड सील नहीं बना रहा था, न ही वह सामान्य तरीके से चक्र इकट्ठा कर रहा
था। ये देखकर जिरेया उलझन में पड़ गया। थंडर ब्रीदिंग पहला रूप। सासुके की सांसें एक अजीब लय में चलने लगी। उसके साथ ही उसके शरीर के अंदर चक्र का प्रवाह भी बदल गया। और उसी क्षण बिजली उसकी तलवार से फूट पड़ी। उसने तलवार घुमाई। थंडर क्लैप फ्लैश। एक चमकदार बिजली की तरह रोशनी फैली। अगले ही पल सासुके का शरीर रोशनी की एक रेखा बन गया और सीधा जिरेया की ओर बढ़ा। इस गति की तुलना इलेक्ट्रिक फ्लैश से की जाए तो यह उससे धीमी नहीं थी, बल्कि कट स्टील की वजह से यह और भी तेज हो गई थी। बिजली की आवाज गूंजी। जिरेया की आंखें फैल गईं। उसके सामने तेजी से आती हुई तलवार को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तलवारबाजी है, नहीं, ये ताइजुत्सु है। अध्याय समाप्त। चैप्टर 115। अध्याय 115। कोनोहा पर चमकने वाली बिजली। इस क्षण जिरेया के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। बिजली से भरी हुई तलवार उसकी ओर झपटी। उसने तुरंत झुककर पूरी तेजी से उसे चकमा दिया। लंबी तलवार उसके सिर के ऊपर से निकल गई और हवा को चीरती हुई उसकी तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठी। इससे जिरेया का दिल जोर से धड़क उठा। ये बहुत तेज था, पहले से अलग। इस बार सिर्फ गति नहीं थी, इस बार की शक्ति भी असामान्य थी। सासुके जिरेया के पीछे पहुंचकर तुरंत संतुलन में आया। अगले ही पल उसने जोर से कदम रखा। वह तेजी से घूम गया, अपने शरीर को नीचे झुकाया और उसकी आंखों में फिर से बिजली चमक उठी। ये खत्म नहीं हुआ था। थंडर ब्रीदिंग पहला रूप। थंडर क्लैप सिक्स फ्लैश। उसकी तलवार से बिजली पूरे शरीर में दौड़ गई। अगले ही पल एक और चमक हुई और सासुके बिजली की तरह जिरेया की ओर बढ़ा। छतों पर खड़े कोनोहा के शिनोबी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। हवा में गूंजती आवाज और चमकती बिजली ने सबको हिला दिया। पहला फ्लैश। सासुके की तलवार जिरेया के कंधे के पास से गुजरी। जिरेया फिर बच गया, लेकिन सासुके रुका नहीं। उसने जिरेया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। दूसरा फ्लैश। इस बार जिरेया पूरी तरह नहीं बच पाया। उसके पेट के पास कट लग गया। हालांकि उसने अपने अनुभव से गहरे घाव से खुद को बचा लिया, फिर भी दर्द हुआ। तीसरा फ्लैश। अब सासुके तूफान की तरह लगातार हमला कर रहा था। जिरेया के लिए केवल गति और ताइजुत्सु के सहारे इन हमलों से बचना मुश्किल हो गया। अर्थ स्टाइल अर्थ बैरियर। धमाके के साथ जमीन से दीवार उठी। सासुके की तलवार उस पर गिरी और उसे तोड़ दिया। चौथा फ्लैश। सासुके ने दिशा बदली और दूसरे कोण से हमला किया, लेकिन दूसरी दीवार खड़ी हो गई और रास्ता रोक लिया। इस बार तलवार दीवार को भेद तो गई, लेकिन पूरी तरह नहीं तोड़ पाई। पांचवां और छठा फ्लैश। सासुके बिजली बनकर लगातार दिशा बदलता रहा, लेकिन हर बार नई दीवार सामने आ जाती। अंतिम दो हमले भी उस रक्षा को पूरी तरह तोड़ नहीं पाए, क्योंकि यह सामान्य मिट्टी नहीं थी, ये चक्र से भरी हुई मजबूत रक्षा थी। सासुके के रुकते ही जिरेया तुरंत पीछे हट गया। उसने अपने पेट को पकड़ा जहां घाव लगा था। हालांकि घाव गंभीर नहीं था, लेकिन अगर उसने निंजुत्सु से रक्षा न की होती तो स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। अब जिरेया की नजर पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सासुके को गंभीरता से देखने लगा। कमर से खून बह रहा था। ये दृश्य देखकर कोनोहा के शिनोबी दंग रह गए। जिरेया सब घायल हो गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। 3 सानिन में से एक उचिहा बच्चे द्वारा घायल। भले ही चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जिरेया ने कहा, अब मैं तुम्हें एक साधारण जैनिन की तरह नहीं देख सकता। तुम्हारा पिछला वार बहुत शक्तिशाली था। क्या ये तुम्हारी खुद की बनाई तकनीक है? सासुके ने सिर हिलाया। ये देखकर जिरेया अंदर ही अंदर चौंक गया। इतनी कम उम्र में न सिर्फ इतनी तेज लाइटनिंग तकनीक बनाई, बल्कि तलवार और ताइजुत्सु को भी मिला दिया। ये लड़का सच में असाधारण था। लेकिन सासुके ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है। थंडर ब्रीदिंग दूसरा रूप। अचानक सासुके फिर से बिजली में बदल गया और जिरेया की ओर दौड़ा। पहले हमले की ताकत देखकर जिरेया इस बार सीधे बचने की कोशिश नहीं करता। शैडो क्लोन। उसने अपने कई प्रतिरूप बना लिए। हालांकि सासुके के पास शेरिंगन था, लेकिन इतनी तेजी में असली को पहचानना मुश्किल था। लेकिन इससे सासुके नहीं रुका। थंडर ब्रीदिंग दूसरा रूप राइज सोल। एक ही सांस में उसने 5 वार किए। 4 क्लोन तुरंत खत्म हो गए और असली जिरेया के कंधे पर भी वार लगा। जिरेया चौंक गया। वाइल्ड लान एसमेन टेक्निक। उसके बाद तेजी से सासुके की ओर बढ़े उसे पकड़ने के लिए। सासुके ने अपनी तलवार पर हाथ फेरा। थंडर ब्रीदिंग तीसरा रूप। गैदरिंग मॉस्किटोज इनटू थंडर। तुरंत चारों ओर बिजली फैल गई। ये बिजली तलवार की तरह हर दिशा में फैलकर जिरेया के बालों को काटती हुई खत्म कर देती है। जिरेया तुरंत पीछे हट गया और अगला जुत्सु पूरा किया। अर्थ स्टाइल अंडरवर्ल्ड स्वैम्प। अचानक जमीन दलदल में बदल गई। सासुके के पैर उसमें फंस गए और वह धीरे-धीरे नीचे धंसने लगा। ये स्थिति खतरनाक थी। जिरेया उसे यहीं रोकना चाहता था, क्योंकि इतनी गति और ताकत वाले हमलों को सहना मुश्किल था। लेकिन सासुके शांत रहा। क्या तुम सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? जैसे ही जिरेया अगला जुत्सु करने लगा, सासुके ने जवाब दिया। थंडर ब्रीदिंग चौथा रूप। डिस्टेंट थंडर। उसने अपनी तलवार सीधा जिरेया की ओर बढ़ाई। अचानक चारों ओर की बिजली एकत्र होकर एक विशाल बिजली के सर्प में बदल गई और जिरेया की ओर बढ़ी। जिरेया हवा में था और चौंक गया। इस लड़के के पास दूर से हमला करने की ताकत भी है। उसने तुरंत जवाब दिया। फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। आग और बिजली टकराई। भयानक विस्फोट हुआ। कोनोहा के बाहर यह धमाका गूंज उठा। छतों पर खड़े शिनोबी इस लड़ाई को देखकर समझ नहीं पा रहे थे। गति इतनी तेज थी कि वे देख भी नहीं पा रहे थे, और ताकत इतनी ज्यादा थी कि समझ से बाहर थी। जिरेया जमीन पर उतरा। वह सांस ले रहा था, लेकिन विस्फोट की रोशनी अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और खतरनाक चमक उसकी ओर बढ़ने लगी और फिर बिजली की वही आवाज गूंजी। थंडर ब्रीदिंग पांचवां रूप। हीट डोमेन थंडर। अध्याय समाप्त। चैप्टर 116। अध्याय 116। 8 फ्लैश वार, गर्जना और बिजली का विस्फोट। ये क्या? जिरेया सामने आती हुई बिजली के तूफान को देख रहा था। ये बिजली पहले से भी ज्यादा भयानक थी जो सासुके ने अभी तक दिखाई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बिजली के अंदर उसे एक तेज धार वाली तलवार की ठंडक महसूस हो रही थी। बचना होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिरेया केवल देख सकता था। बिजली सीधे उसकी छाती से टकराई। एक पल में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती फट गई हो। भयानक बिजली उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह झंझनाहट नहीं थी, बल्कि जलाने वाली आग जैसी दर्दनाक अनुभूति थी। धड़ाम। जिरेया का शरीर जमीन पर जोर से गिरा। वह कई बार लुढ़कता हुआ दूर जाकर रुका। वह तुरंत उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। लगभग वह फिर गिर ही गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह सासुके की तरफ देखता है, जो अभी भी दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जिरेया अपनी नजर नीचे करता है, अपनी छाती पर। उसकी छाती खून से लथपथ थी। कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। दर्द इतना तीव्र था कि उसकी चेतना भी डगमगाने लगी। क्या ताकत है इस बार में? क्या ये निंजुत्सु है? नहीं, ये निंजुत्सु नहीं हो सकता। सासुके ने कोई हैंडसील नहीं बनाए। उसने सीधे अपनी तलवार से हमला किया। ये तलवारबाजी थी, ताइजुत्सु। सोचना भी मुश्किल था कि इतना शक्तिशाली लंबी दूरी का ताइजुत्सु भी हो सकता है। जिरेया गहरी सांस लेता है। वह सासुके को देखता है जो अभी भी दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत हाथ उठाता है और तेजी से हैंडसील्स बनाता है। वह सासुके को ऐसे नहीं जाने दे सकता। अगर सासुके बच गया तो उसकी गति और हालत को देखते हुए आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ताइजुत्सु में सासुके की गति पहले ही भारी पड़ रही थी और उसकी ताकत भी उतनी ही डरावनी थी। अब जिरेया के लिए उसके हमलों को रोकना आसान नहीं था। कमबख्त लड़का, मैंने तुम्हें कमाका। अगर वह सेज मोड में होता तो उसे भरोसा था कि सासुके के हमलों से निपटना आसान होता, लेकिन अभी उसके पास समय नहीं था। फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल। इस बार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली आग का गोला निकला, सीधे सासुके की ओर बढ़ता हुआ। सासुके अभी भी दलदल में फंसा था। उसने सामने आती आग को देखा। आखिरी क्षण में वह जोर लगाकर दलदल से बाहर कूद गया। उसने हमला टाल दिया, लेकिन जमीन पर गिरते हुए वह थोड़ा बिखर गया। अब सासुके फिर से थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके जिरेया को खत्म कर सकता था। लेकिन जैसे ही वह उठ रहा था, अचानक कई कदमों की आवाज गूंजी। सासुके ने ऊपर देखा। कई जिरेया एक साथ उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसी समय बालों से बनी सुइयां उसकी तरफ तेजी से आईं। हेयर नीडल 1000 हैंड्स। शैडो क्लोन जुत्सु। जिरेया ने हमला जारी रखा। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वह सासुके की ताकत समझ चुका था। अगर उसने एक पल भी हिचकिचाहट दिखाई तो आज वह हार सकता था। दूसरी तरफ सासुके की सांस भारी हो रही थी। कस्मात की स्थिति में सांस को नियंत्रित करना आसान नहीं था। इतने सारे थंडर ब्रीदिंग हमलों के बाद और दलदल से निकलने के बाद उसका शरीर अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका था। हालांकि उसने जिरेया को चोट पहुंचाई थी, लेकिन जिरेया अभी भी लड़ने की स्थिति में था। सासुके का शेरिंगन तेजी से घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक जिरेया पर टिक गई, जो बाकी क्लोन के पीछे हट रहा था। सासुके ने हल्की सांस छोड़ी। उसी समय हेयर नीडल्स लगभग पूरे क्षेत्र को ढक चुकी थी। अगले ही पल सासुके ने फिर से अपनी शक्ति सक्रिय की। थंडर ब्रीदिंग पहला रूप। थंडर क्लैप फ्लैश। उसके शरीर से बिजली फूट पड़ी। वह आगे बढ़ा और एक ही पल में बालों के हमलों की सीमा से बाहर निकल गया। साथ ही वह लगातार चमकता हुआ जिरेया के क्लोन के बीच से गुजर गया। एक एक करके सभी क्लोन खत्म हो गए। 7 फ्लैश की गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 8वां और अंतिम फ्लैश। सासुके की तलवार सीधा जिरेया की गर्दन से आर पार हो गई। लेकिन अगले ही पल सासुके का चेहरा डर से बदल गया। धमाका। वह भी नकली था। एक शैडो क्लोन। धत। सासुके ने दांत भींचे। उसकी सांस तेज हो रही थी। 8 फ्लैश का इस्तेमाल उसकी सीमा को पार कर चुका था। वह तुरंत पीछे मुड़ा। जिरेया पहले ही दूर जा चुका था। जैसे ही सासुके ने उसे देखा, उसने गहरी सांस ली। थंडर ब्रीदिंग पिच। उसके मुंह से खून की बूंद टपकी। इस हालत में इस तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत कठिन था। छठा रूप। उसकी तलवार से बिजली फूट पड़ी। जिरेया ने ये देखकर सोचा, ये कैसा जुत्सु है? तलवार के जरिए चक्र का उपयोग। तभी बिजली फट पड़ी। थंडर स्ट्राइक लाइटनिंग क्रैश। सासुके ने दूर से ही तलवार घुमाई। भयानक बिजली आगे बढ़ी और एक जाल बनाकर जिरेया की ओर टूट पड़ी। जहां से वह गुजरी, जमीन टूट गई, जैसे किसी विशाल शक्ति ने उसे कुचल दिया हो। जिरेया की भौहें सिकुड़ गईं। ये हमला पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस हालत में भी यह ऐसा वार कर सकता है। यह उसका आखिरी हमला होना चाहिए।
उसने अपने हाथों में चक्र इकट्ठा किया। डबल ग्रेट रेसिंगन, धमाका, बिजली और रेसिंगन की टक्कर हुई। यह विस्फोट पहले से भी ज्यादा भयानक था। छतों पर खड़े कोनोहा के शिनोबी चुपचाप निकल गए। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सासुके का एक फ्लैश पहले ही सबको चौंका चुका था और अब थंडर स्ट्राइक लाइटनिंग क्रैश ने सबको हिला दिया। जिरया घायल था, लेकिन सासुके की हालत भी अच्छी नहीं थी। गर्जना जारी रही। क्या सच में एक जनिन एक लेजेंडरी सानिन को हरा सकता है? अध्याय समाप्त। अध्याय 117 अंतिम श्वास फायर थंडर गॉड। धम, आसमान में तरंगें फैल गईं। भयानक गर्जना धीरे धीरे शांत होने लगी और अनगिनत नजरें उस विस्फोट के केंद्र पर टिक गईं। क्या कोनोहा के 3 महान सानिन में से एक जिरया सिर्फ एक चूने के हाथों हार गया? कुछ ही देर में रोशनी खत्म हुई। धूल का गुबार भी पूरी तरह छंट गया। दूर सासुके अपनी निंजा तलवार के सहारे जमीन पर बैठा था। उसकी सांसें भारी थीं। उसके शरीर पर कज़माक की शक्ति अस्थिर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण खत्म हो सकती है। तुमने सच में मुझे चौंका दिया। उचिहा सासुके, अचानक जिरया की आवाज गूंजी। धुएं के बीच से जिरया बाहर आया। उसकी छाती खून से लाल थी। चेहरे पर भी कई खून के निशान थे। जिरया घायल था और यह चोट गंभीर थी। ये देखकर कोनोहा के शिनोबी हिल गए। जिरया सम इस हालत में और वह भी एक चूने के कारण। 3 सानिन में से एक, जिसकी ताकत होकागे के बराबर मानी जाती थी, उसे एक छोटे उचिहा ने घायल कर दिया। हालांकि सासुके की हालत भी खराब थी, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना करना ही अविश्वसनीय था। जिरया धीरे धीरे सासुके की ओर बढ़ा। मैं सच में जानना चाहता हूं, अभी जो तकनीक तुमने इस्तेमाल की वह क्या थी? उसका नाम क्या है? जैसे जैसे जिरया करीब आया, सासुके ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। पसीने के साथ खून भी टपक रहा था। अभी वाली तकनीक, थंडर ब्रीदिंग। सासुके ने बिना झिझक जवाब दिया। थंडर ब्रीदिंग। जिरया ने धीरे से दोहराया। उसने सिर हिलाया। बहुत शक्तिशाली तकनीक है। मैंने ऐसा जुत्सु पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? सासुके मुस्कुराया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान ही जवाब थी। जिरया अब सासुके से 10 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गया। उसने सासुके को देखा, जो अब लगभग अपनी सीमा पर था। उसकी सांसें कमजोर थीं, शरीर डगमगा रहा था। जिरया के मन में गहरी भावना उठी। इस उम्र में ऐसी तकनीक बनाना, निंजुत्सु थंडर ब्रीदिंग, इसके हर रूप अलग तकनीक थे। कितनी कल्पना और कितना असाधारण टैलेंट चाहिए होगा। जिरया ने अंदर ही अंदर आह भरी। इतना प्रतिभाशाली लड़का, लेकिन उसने कोनोहा से विश्वासघात किया। निश्चित स्क्रॉल चुरा लिया और ओरोजिमारू के प्रभाव में आ गया। हालांकि असली दोषी ओरोजिमारू था, लेकिन अगर सासुके के अंदर विल ऑफ फायर होता, तो वह इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होता। उचिहा सासुके, तुम्हारी थंडर ब्रीदिंग अब तक की सबसे शक्तिशाली ताइजुत्सु है जो मैंने देखी है। 8 गेट्स ओपनिंग के बाद दूसरे स्थान पर। ये सुनकर आसपास के शिनोबी और भी चौंक गए। 8 गेट्स ओपनिंग, कोनोहा की सबसे खतरनाक निश्चित तकनीक, उसके बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली तकनीक, और वह भी एक 12 साल के लड़के की बनाई हुई। क्या उचिहा कबीले में ऐसे ही प्रतिभाशाली लोग पैदा होते हैं? जिरया ने आगे कहा। अफसोस, अगर तुम ओरोजिमारू के प्रभाव में नहीं आते, तो तुम भविष्य में माइट गाई को भी पार कर सकते थे। कोनोहा के ब्लू बीस्ट से भी आगे, तुम्हारी थंडर ब्रीदिंग पूरी दुनिया में मशहूर होती। ये कहते हुए जिरया ने हाथ उठाया। वह सासुके को सील करने वाला था। अभी सासुके को मारना सही नहीं था। उसकी प्रतिभा बहुत कीमती थी। उसकी तकनीक कोनोहा के लिए जरूरी थी। तभी सासुके हल्के से हंसा। 8 गेट से कम, मुझे तो लगता है मेरी थंडर ब्रीदिंग उससे भी ज्यादा मजबूत है। ये कहते हुए उसने सिर उठाया। उसका चेहरा शांत था। अगले ही पल उसने दांत भींचे। कज़माक स्टेज 2 एक्टिवेट। उसके शरीर पर काले निशान फैलने लगे। कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा पूरी तरह काली हो गई। नाक पर काले क्रॉस जैसे निशान उभर आए। पीठ से कुछ निकलने वाला था, लेकिन सासुके ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ जिरया पर थी। अब तक तुमने थंडर ब्रीदिंग के 6 रूप देखे हैं। अब देखो इसका अंतिम रूप। सानिन, जिरया। जिरया का चेहरा बदल गया। अभी भी एक अंतिम चाल बाकी है। उसने तुरंत जमीन पर जोर से कदम रखा और पूरी गति से सासुके की ओर दौड़ा। वह उसे हमला करने से पहले ही बेहोश करना चाहता था, लेकिन सासुके झुक गया। उसने अपनी तलवार कमर के पास छुपा ली। ड्रॉ करने की तैयारी। थंडर ब्रीदिंग। उसकी आवाज गूंजी। अचानक हवा बदल गई। कोनोहा के शिनोबी कांप उठे। एक ठंडी लहर पूरे वातावरण में फैल गई। सबकी नजरें सासुके पर टिक गईं। उसी समय जिरया सिर्फ 3 मीटर दूर था। उसके हाथ में रेसिंगन तेजी से बढ़ रहा था। वह बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहता था। उसने लगभग अपना सारा चक्र उसमें डाल दिया। सुपर बिग रेसिंगन, विशाल रेसिंगन, 2 जिरया जितना बड़ा, सीधे सासुके के सिर की ओर बढ़ा। सानिन, जिरया। सासुके ने धीरे से सिर उठाया। उसकी लाल शेरिंगन आंखें सीधे जिरया से टकराईं। अब देखो थंडर ब्रीदिंग का अंतिम रूप, 7वां रूप, फायर थंडर गॉड। खनन। एक पल में तलवार निकली। इस बार कोई बिजली नहीं दिखी, सिर्फ एक क्षण। दोनों एक दूसरे को पार कर गए। जब दोनों फिर से खड़े हुए, धम, सासुके के पीछे एक भयानक बिजली फूटी। वह सीधे जिरया की ओर बढ़ी। एक पल में जिरया का सुपर बिग रेसिंगन खत्म हो गया। उसी समय उसकी छाती पर एक लंबा कट उभर आया। खून फूट पड़ा। सासुके के पीछे बिजली एक विशाल ड्रैगन का रूप लेकर गरजने लगी। उसकी तलवार पर आखिरी बिजली चमकी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अध्याय समाप्त। चैप्टर 118। अध्याय 118 मृत्यु के 8 द्वार के बराबर तकनीक। क्रैक टिल्ड बूम, रूम रूम रूम। कोनोहा के ऊपर गूंजती हुई भयानक गर्जना धीरे धीरे फैलने लगी। इस समय कोनोहा का हर निंजा, चाहे वह कोई भी हो, उस डरावनी आवाज को साफ साफ सुन सकता था। ठप, सासुके के हाथ में पकड़ी निंजा तलवार जमीन पर गिर गई और वह खुद भी सीधे जमीन पर ढह गया। उसके पीछे जिरया ने भी लगभग उसी समय खून की एक बड़ी उल्टी की। उसके शरीर पर इतनी गहरी चोट थी कि हड्डी तक दिखाई दे रही थी और घाव से खून बेतहाशा बह रहा था। जमीन पर बैठे हुए जिरया का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी जिरया ने किसी तरह खुद को संभाले रखा था। उसकी चेतना अभी खत्म नहीं हुई थी। वह मुड़ा। उसने जमीन पर बेहोश पड़े सासुके को देखा, जिसके शरीर से चक्र का प्रवाह तेजी से खत्म हो रहा था। सासुके पूरी तरह से लड़ने की क्षमता खो चुका था। आखिरी बार ने उसका सारा चक्र खींच लिया था। जिरया मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान कड़वी थी। सोचा नहीं था एक बच्चा मुझे इस हालत में पहुंचा देगा। जिरया ने हल्के से सिर हिलाया। इसी समय कोनोहा के निंजा उस भयानक टकराव के बाद होश में आए। वे तेजी से जिरया की ओर दौड़े। 2 निंजा तुरंत जिरया के पास पहुंचे। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन जिरया की नजरें अभी सासुके पर टिकी हुई थीं। खड़े होने के बाद उसने निंजाओं का सहारा छोड़ दिया। फिर उसने जमीन पर पड़े बेहोश सासुके को देखा। उसने बोलना शुरू किया और आसपास के सभी निंजा उसकी ओर देखने लगे। उचिहा का ये बच्चा, मैं अपनी पहले कही बात वापस लेता हूं। जो निंजुत्सु तुमने बनाया है थंडर ब्रीथ, ये बिल्कुल भी मृत्यु के 8 द्वार से कम नहीं है। लेकिन अफसोस तुम्हारे पास सिर्फ 7 रूप हैं। 8वें द्वार की कमी है। ये थोड़ी कमी रह गई। ये कहते हुए जिरया ने हल्की बेबसी भरी मुस्कान दी। जिरया की बात सुनकर आसपास के सभी कोनोहा निंजा स्तब्ध रह गए। एक ऐसी तकनीक जो मृत्यु के 8 द्वार के बराबर हो, एक 12 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? यह असंभव जैसा था। और यह बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद जिरया कह रहा था। 3 महान सानिन में से एक, वह यूं ही कोई बात नहीं कहता। लॉर्ड जिरया, क्या सच में सासुके उचिहा का अभी का निंजुत्सु माइट गाई के निषिद्ध 8 द्वार के बराबर है? ये सुनकर जिरया हल्के से मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल सच है। हालांकि अभी जो ताकत उसने दिखाई, वह शायद सीधे तुलना करने लायक नहीं है। हम, जिरया ने सिर हिलाया। सिर्फ ताकत के आकार से तुलना करना सही नहीं होगा। सासुके अभी सिर्फ 12 साल का है और उसका चक्र भंडार बहुत कम है। साथ ही उसने अभी यह अंतिम चाल बहुत खराब स्थिति में इस्तेमाल की थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत में होता तो इस तकनीक की शक्ति कल्पना से परे होती। जैसे जैसे सासुके मजबूत होगा और अगर वह फिर से थंडर ब्रीथ का इस्तेमाल करेगा, निंजा दुनिया में कितने लोग उसे रोक पाएंगे? थंडर ब्रीथ, ये वास्तव में एक ऐसा निश्चित शारीरिक जुत्सु है जो 8 द्वार के बराबर है। सासुके की पहले की लड़ाई से साफ था कि इस तकनीक के लिए हाथ के संकेतों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 8 द्वार की तरह ये शरीर के अंदर चक्र के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक खास तरीका है, जो शरीर की सीमाओं को तोड़कर अपार शक्ति देता है। अगर ये तकनीक युद्ध के युग में होती तो ये पूरी निंजा दुनिया को हिला देती। जिरया ने सासुके की ओर जटिल नजरों से देखा। इतनी बड़ी प्रतिभा, लेकिन वह विल ऑफ फायर को पूरी तरह नहीं अपना पाया। जिरया को यह बहुत अफसोसजनक लगा। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में। इसी बीच अचानक भीड़ में से एक साया तेजी से बाहर निकला। उसने सासुके के कपड़ों को पकड़कर उसे जमीन से घसीट लिया। जब तक वह कोनोहा के बाहर की ओर भागने लगा, तब तक आसपास के निंजा प्रतिक्रिया दे पाए। खराब हो गया, उसके पीछे जाओ। बड़ी संख्या में कोनोहा निंजा तुरंत पीछा करने लगे। जिरया भी उठकर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह हिला, उसके घाव फट गए और उसे असहनीय दर्द हुआ। वह उनका पीछा करने की हालत में नहीं था। लॉर्ड जिरया, इसे हम संभाल लेंगे। आप अभी। जिरया ने सामने खड़े निंजाओं को देखा। सासुके उचिहा ने सीलिंग स्क्रॉल चुरा लिया है। उसके 2 साथी हैं और स्क्रॉल उन्हीं के पास है। किसी भी कीमत पर सीलिंग स्क्रॉल वापस लाओ। सासुके को छोड़ सकते हो, लेकिन स्क्रॉल नहीं। क्या? कोनोहा के निंजा दंग रह गए। सीलिंग स्क्रॉल चोरी हो गया। सासुके ने किया। अब उन्हें समझ आया कि जिरया उससे क्यों लड़ रहा था। सीलिंग स्क्रॉल कोई मामूली चीज नहीं थी, लेकिन जिरया को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि सासुके मरा नहीं था। अगर वह जाग गया और उसके पास सीलिंग स्क्रॉल भी हुआ, तो थंडर रिलीज और उस निश्चित शारीरिक तकनीक के साथ वह कितना खतरनाक हो जाएगा। अगर सासुके ने उस स्क्रॉल को हासिल कर लिया, तो परिणाम भयावह होंगे।
ये राक्षसी प्रतिभा और भी भयानक बन जाएगी। अगर उसने कोनोहा के खिलाफ कुछ सोचा तो वह ओरोचिमारू से भी बड़ा खतरा बन सकता है। नहीं, जिराया को खुद जाना होगा। वह दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी बूम, उसके पीछे एक और भयानक विस्फोट हुआ। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। जिराया ने मुड़कर देखा, उसे एक जबरदस्त दुष्ट ऊर्जा महसूस हुई। हा, आखिरकार यह स्वामी आजाद हो गया। तुम गंदे इंसानों, तुम सब मरोगे। बूम बूम बूम, हवा के दबाव के विस्फोट कोनोहा पर बरसने लगे। जिराया ने उस विशाल आकृति को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। सुनागाकुरे का पूंछ वाला दैत्य, एक पूंछ शुकाकु, ये बहुत बड़ी समस्या थी। सुनागाकुरे का पूंछ वाला दैत्य कोनोहा में उत्पात मचा रहा था। यह विनाशकारी आपदा बनने वाला था। जिराया ने पीछे मुड़कर उस काले साई की ओर देखा, जो लगभग नजरों से ओझल हो रहा था। उसने हल्की सांस ली। कोनोहा के लोगों की सुरक्षा सीलिंग स्क्रॉल से ज्यादा जरूरी थी। उधर परीक्षा हॉल में ओरोचिमारू ने गंभीर रूप से घायल तीसरे होकागे को देखा। समय आ गया है इसे खत्म करने का। सेंसेई, उसके पास से दो आकृतियां धीरे-धीरे आगे बढ़ीं। उन्हें देखकर हिरोजिन सारुतोबी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। 119 अध्याय 119 इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात। सुबह का सूरज धीरे-धीरे उग चुका था। कोनोहा के अलग-अलग हिस्सों में उठता धुआं और आग आखिरकार शांत हो चुकी थी। विभिन्न कार्यों में लगे निंजा अखंड हरों के ऊपर खड़े थे। वे उस कोनोहा को देख रहे थे जो कभी समृद्ध और जीवन था और अब उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा था। अनगिनत कोनोहा निंजा खाली चेहरों के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी थकान भरी हुई थी। गांव भले ही नष्ट हो गया हो, उसे फिर से बनाया जा सकता था। लेकिन जो चीज इस समय हर कोनोहा निंजा को निराशा में डुबो रही थी, वह था उनका होकागे। तीसरे होकागे हिरोजिन सारुतोबी मर चुके थे। उन्हें एक भगोड़े निंजा ओरोचिमारू ने मार दिया था। कोनोहा के अस्पताल में जिराया बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सीने पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थीं। फिर भी वह अपने घाव की हल्की पीड़ा महसूस कर सकता था। सासुके उचिहा ने हमारे कोनोहा का निश्चित स्क्रॉल चुरा लिया। जैसा सोचा था, उचिहा कबीला अब बचने लायक नहीं है। पास के बिस्तर पर लेटा एक कोनोहा जोनिंग गुस्से में चिल्ला रहा था। जिराया ने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। इस बार ओरोचिमारू ने सच में कोनोहा से अपना बदला ले लिया था। कोनोहा में इतना बड़ा हादसा हुआ था और उसी समय ये युद्ध पूरे दिन चला था, इसलिए इसकी खबर पहले ही सभी बड़े निंजा गांवों तक पहुंच चुकी थी। इस समय बिजली की भूमि में कोमोगाकुरे हिडन क्लाउड विलेज, पहाड़ की चोटी पर बने राइकेज भवन के अंदर, चौथा राइकेज गांव के अंदरूनी मामलों को संभाल रहा था। क्योंकि पूरा गांव युद्धप्रिय स्वभाव का था, इस वजह से वहां सबसे आम चीज थी लड़ाई। राइकेज इन बेचैन लोगों से काफी परेशान था। जैसे ही वह अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी से लड़ने की सोच रहा था, तभी उसके ऑफिस का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। एक इंटेलिजेंस निंजा तेजी से अंदर आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। राइकेज सामा, मेरे पास तुरंत खबर है। कोनोहा में संकट आ गया है। कोनोहा शब्द सुनते ही राइकेज का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोनोहा युद्ध छेड़ने वाला हो? हिरोजिन सारुतोबी जैसे व्यक्ति के रहते क्या वे ऐसा कदम उठा सकते थे? कोनोहा के चूने ने एग्जाम बाधित हो गए। कोनोहा के भगोड़े निंजा ओरोचिमारू ने चौथे काज़ेकागे की हत्या कर दी और खुद को काज़ेकागे बनाकर छिप गया। फिर उसने सुनागाकुरे और साउंड निंजा के साथ मिलकर कोनोहा विनाश योजना शुरू कर दी। क्या चौथा काज़ेकागे ओरोचिमारू ने मार दिया? राइकेज हल्का हंसा। लगता है काज़ेकागे भी कुछ खास नहीं था। सुनागाकुरे का जिंचुरी की कोनोहा में बेकाबू हो गया और कोनोहा आधे से ज्यादा नष्ट हो गया। अपने ही शिष्य द्वारा बदला। पता नहीं हिरोजिन सारुतोबी क्या सोच रहा होगा। तीसरे होकागे हिरोजिन सारुतोबी मर चुके हैं। क्या इस बार चौथा राइकेज सच में स्तब्ध रह गया? निंजा दुनिया का एक महान व्यक्ति आखिरकार मर गया और सबसे मजाक की बात, उसे उसके ही शिष्य ने मार दिया। राइकेज कुछ कहने ही वाला था कि इंटेलिजेंस निंजा ने आगे कहा, इस कोनोहा संकट के दौरान इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात भी हुआ। कोनोहा का एक जैनिन उचिहा कबीले का आखिरी सदस्य सासुके उचिहा निश्चित स्क्रॉल चुराकर भाग गया। उचिहा कबीले का अंतिम सदस्य फिर से उचिहा। लगता है हर घटना में यही कबीला जुड़ा होता है और इस निंजा सासुके उचिहा ने कोनोहा के महान 3 निंजाओं में से एक जिराया को घायल कर दिया। ये सुनकर राइकेज की आंखों में चमक आ गई। निश्चित स्क्रॉल चुराना एक बात थी, लेकिन जिराया को घायल करना, जिराया 3 महान सानिन में से एक, वह इतना शक्तिशाली था कि खुद होकागे बन सकता था। यहाँ तक कि चौथा राइकेज भी यह नहीं कह सकता था कि वह उसे हरा सकता है। और एक साधारण जैनिन उसे घायल करके स्क्रॉल लेकर भाग गया। रुको, ये सासुके उचिहा कितने साल का है? ये सुनकर इंटेलिजेंस निंजा ने रिपोर्ट उसके हाथ में दे दी। राइकेज ने उसे पढ़ा। वह कुछ पल के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया। काफी देर बाद वह धीरे-धीरे बैठ गया और रिपोर्ट मेज पर रख दी। कोमोगाकुरे की इंटेलिजेंस कभी गलत नहीं होती। इतनी बड़ी बात झूठ नहीं हो सकती। 12 साल का एक जीनियस बिजली तत्व के जुत्सु को हैरान करने वाली गति से विकसित कर रहा है। यहाँ तक कि उसने एक ऐसा शारीरिक जुत्सु भी बनाया जो कोनोहा के 8 द्वार के बराबर है। इतना असाधारण निंजा सिर्फ 12 साल का। अब चौथा राइकेज पूरी तरह स्तब्ध था। एक 12 साल का बच्चा इतना भयानक कैसे हो सकता है? जब वह खुद 12 साल का था तब क्या कर रहा था? ऐसे प्रतिभाशाली निंजा हमेशा कोनोहा में ही क्यों पैदा होते हैं? राइकेज ने गहरी सांस ली। मुझे इस बच्चे के बनाए बिजली तत्व के जुत्सु में बहुत दिलचस्पी है। इसकी तुलना हिडन क्लाउड के राइकेज चक्र मोड से की जा रही थी। वह देखना चाहता था कि यह जुत्सु कितना तेज है। क्या यह उनके राइकेज चक्र मोड के बराबर हो सकता है? और यह शारीरिक जुत्सु भी बहुत शानदार है जो 8 द्वार का मुकाबला कर सकता है। इस बच्चे का पता लगाओ। जैसे ही कुछ जानकारी मिले मुझे तुरंत बताओ। ये दोनों तकनीकें बिजली पर आधारित हैं। ये हिडन क्लाउड के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अगर ये तकनीकें मिल जाएं तो हिडन क्लाउड कई और शक्तिशाली निंजा पैदा कर सकता है। सासुके उचिहा अब चौथा राइकेज उससे मिलने के लिए उत्सुक हो चुका था। धरती की भूमि इवागाकुरे में तसुचिकागे ओनोकी ने भी उसी समय रिपोर्ट नीचे रखी। एक बच्चा और उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली निश्चित जुत्सु बनाए। इतनी प्रतिभा, फिर भी कोनोहा ने उसे संभाला नहीं और वह भगोड़ा बन गया। क्या अफसोस, वह बूढ़ा हिरोजिन भी मर गया। ओनोकी ने धीरे से आह भरी। वह राइकेज की तरह युद्धप्रिय नहीं था। वह शांति और स्थिरता पसंद करता था। पानी की भूमि किरिगाकुरे में गांव अभी भी आधा बंद स्थिति में था। अभी तक नया मिज़ुकागे आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ था, लेकिन कार्यवाहक मिज़ुकागे मेइतेरुमी भी कोनोहा की जानकारी देख रही थी। इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात, कोनोहा का निश्चित स्क्रॉल चोरी हो गया है। शायद हमें भी इसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह हमारे हाथ लग जाए तो किरिगाकुरे जल्दी अपनी ताकत वापस पा सकता है। हम तेजी से एक बड़ी ताकतवर निंजा सेना तैयार कर सकते हैं। सासुके उचिहा, मैं इस बच्चे को याद रखूंगी। पता नहीं वह अभी जिंदा भी है या नहीं। अगर वह मर गया तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। चैप्टर 120 अध्याय 120 बदली हुई किस्मत फिर भी न बदली। कोनोहा गांव युद्ध के बाद ठीक वैसे ही जैसे मूल कहानी में हुआ था। ये सच्चाई सामने आ गई कि चौथा काज़ेकागे असली काज़ेकागे नहीं था। वह दरअसल ओरोचिमारू था जो उसके रूप में छिपा हुआ था। इसके बाद कोनोहा और सुनागाकुरे के बीच एक नया समझौता हुआ। बेशक इसके बदले में सुनागाकुरे ने क्या कीमत चुकाई और अन्य गांवों ने क्या बलिदान दिए, ये सब अज्ञात ही रहा। लेकिन युद्ध के बाद का कोनोहा बिल्कुल बेजान सा हो गया था। कोनोहा के निंजाओं ने तीसरे होकागे के लिए अंतिम संस्कार किया। उस अंतिम संस्कार में नारुतो सबसे ज्यादा टूट चुका दिखाई दे रहा था। अब तक वह यह मानने को तैयार नहीं था कि सासुके ऐसा कुछ कर सकता है। गांव छोड़ देना, सीलिंग स्क्रॉल चुरा लेना, वह समझ नहीं पा रहा था। सासुके पहले से ही इतना शक्तिशाली था, अब तो वह उस विकृत साधु से भी टक्कर ले सकता था। तो फिर उसने कोनोहा क्यों छोड़ा? जिराया ने नारुतो को ढूंढ लिया जो अकेला बैठा सोच में डूबा था। समझ नहीं आ रहा, उसने पूछा। नारुतो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बेंच पर बैठा सामने देखता रहा। ये टीम साथ की आम मिलने की जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे नारुतो अभी भी उम्मीद कर रहा हो कि सासुके अचानक यहाँ आ जाएगा और फिर हमेशा की तरह हल्के से सिर हिलाकर उसे नमस्ते करेगा। फिर वह हमेशा की तरह सासुके को छेड़ेगा और सासुके बस मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर देगा। कोनोहा को नए होकागे की जरूरत है। नारुतो, क्या तुम मेरे साथ चलकर अगले होकागे की तलाश करना चाहोगे? भविष्य का होकागे। नारुतो अभी भी चुप रहा। जिराया ने हल्की बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इस बात से परेशान हो कि उस समय तुम कुछ कर नहीं पाए? जब कोनोहा पर हमला हुआ था नारुतो बेहोश था। वह न तो मदद कर पाया और न ही सासुके से यह पूछ पाया कि वह क्यों गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उसने उस समय सासुके को हरा दिया होता तो सासुके कोनोहा छोड़कर नहीं जा पाता। उस समय तुम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब कर सकते हो। तो क्या तुम यहीं बैठे रहोगे या मेरे साथ चलकर अगले होकागे को ढूंढोगे? ये सुनकर नारुतो ने सिर उठाकर जिराया की ओर देखा। परवर्तित सेज, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। मैं सासुके से आगे निकलना चाहता हूं। नारुतो के इस अचानक ऐलान को सुनकर जिराया एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरी ट्रेनिंग में तुम जल्द ही सासुके के बराबर पहुंच जाओगे। नारुतो की प्रतिभा शायद उस राक्षसी बच्चे जितनी नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति बेहद मजबूत थी और एक जिंचुरी की होने के नाते अगर वह सच में मेहनत करे तो सासुके को पकड़ना या उससे आगे निकलना संभव नहीं था। तो चलो दूसरी ओर साउंड देश ओटोगाकुरे साउंड निंजा गांव ओरोचिमारू के गुप्त ठिकाने के अंदर एक अंधेरे और नमी भरे कमरे में सासुके ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि हाको उसके बिस्तर के पास सो रही थी। सासुके एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने हल्की सांस ली। लगता है उसे वापस कोनोहा नहीं ले जाया गया। जब वह बेहोश हुआ था उसे लगा था कि सब खत्म हो गया। शायद इस बार उसका भागना असफल हो गया था और इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बचा लिया। शायद हाकू ने। सासुके ने अपना हाथ उठाकर खुद को सहारा देने की कोशिश की। इस हरकत से हाकू चौंक गई। वह तुरंत उठी और सासुके को जागा हुआ देखकर खुश हो गई।
लॉर्ड सासुके, उसके चेहरे पर एक पवित्र और कोमल मुस्कान खिल उठी। मैं आपकी मदद करती हूँ। सासुके बैठ गया और हाकू की ओर देखा। मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? बताओ। हाकू ने धीरे से सांस ली। आपके आदेश के अनुसार मैं और किमिमारू वहां से निकल गए थे, लेकिन वह आदमी जाने को तैयार नहीं था। उसने जबरदस्ती अपने केके गैंकाई को सक्रिय किया ताकि फिर से चल सके। फिर से चलने की क्षमता, ये समझ में आता था। शिकोत्सु में खुद को ठीक करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है, लेकिन उस हालत में जबरदस्ती केके गैंकाई को सक्रिय करना, ये किमिमारू के शरीर को भारी नुकसान पहुंचाता। ये सच में अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। हम किमिमारू के साथ वापस आए और तब आप कोनोहा के सामने में से एक से लड़ रहे थे। जब आप थककर बेहोश हो गए और आपने पहले ही एक सानिन को घायल कर दिया था, तभी हमने मौका देखकर आपको उठा लिया। बस इतना। सासुके को थोड़ा अजीब लगा। जिराया चाहे घायल था, लेकिन वह अभी भी लड़ सकता था। इतनी आसानी से उन्हें जाने देना संभव नहीं लगता था। और वहां कई कोनोहा निंजा भी थे। उसी समय सुनागाकुरे का पूंछ वाला दैत्य बेकाबू हो गया, जिससे बहुत सारे कोनोहा निंजा हमारा पीछा नहीं कर पाए। सिर्फ कुछ निंजा ही सीलिंग स्क्रॉल के लिए हमारे पीछे आए। किमिमारू ने उन सबको मार दिया और फिर मैं आपको और उसे लेकर भाग गई। अगर ऐसा हुआ तो यह संभव था, क्योंकि किमिमारू की ताकत कुछ निंजाओं को हराने के लिए काफी थी। ये सोचकर सासुके ने कमरे के एक कोने की ओर देखा। वहां सीलिंग स्क्रॉल शांत पड़ा हुआ था। लगता है हर मुश्किल के बाद भी वह स्क्रॉल आखिरकार कोनोहा से बाहर आ ही गया। अच्छा लॉर्ड सासुके, आप जाग गए। उसी समय एक परिचित आवाज गूंजी। दरवाजा खुला। ओरोचिमारू अंदर आया। जैसे ही सासुके ने उसे देखा, उसने तुरंत उसके हाथों की ओर ध्यान दिया। वे ढीले लटक रहे थे। लगता है हिरोजिन के हमले ने सच में उसके हाथों को निष्क्रिय कर दिया था, जैसा कि मूल कहानी में हुआ था। यह अच्छा था। अगर ओरोचिमारू के हाथ ठीक हो जाते तो सासुके के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो जाती। लॉर्ड सासुके, इस बार तुम्हारा प्रदर्शन सच में चौंकाने वाला था। तुमने जिराया को घायल कर दिया। ओरोचिमारू मुस्कुराते हुए सासुके को देख रहा था। उसकी नजरों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। वह सच में संतुष्ट था। सासुके की लाइटनिंग ब्रीथ तकनीक ने उसे भी हैरान कर दिया था। ये सच में राक्षसी स्तर की थी। भले ही वह जिराया को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी बात को वह मानता था। एक 12 साल का बच्चा, और उसने 8 द्वार के बराबर तकनीक बना दी। किमिमारू कैसा है? सासुके ने पूछा। क्या वह जिसने अपनी केके गैंकाई को जबरदस्ती सक्रिय किया था अब मरने वाला है? सासुके ने योजना से पहले ही कोनोहा छोड़ दिया था, और इस दौरान वह किमिमारू के करीब आ गया था। चाहे उसकी नीयत कुछ भी रही हो, उसने सासुके की जान बचाई थी। अगर संभव हो तो सासुके नहीं चाहता था कि वह मर जाए, लेकिन जब किमिमारू की बात आई, ओरोचिमारू ने एक गहरी सांस ली। वह बच्चा अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। सासुके की आंखें हल्की सी खुल गईं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत बिस्तर से उतर गया। हाकू ने चिंता से उसकी ओर देखा। सासुके ने खुद को संभाला। वह घायल नहीं था, बस लंबे समय तक सोने की वजह से थोड़ा अस्थिर था। मैं ठीक हूं, मैं किमिमारू से मिलने जा रहा हूं। ओरोचिमारू ने सासुके की ओर देखा। वह शायद उसकी सोच समझ गया था। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। चैप्टर 121। अध्याय 121। एक नया अध्याय शुरू होता है। टप टप। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही सासुके की नजर बिस्तर पर लेटे किमिमारू पर पड़ी। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो किमिमारू पहले उसके सामने इतना जीवंत और ऊर्जावान दिखाई देता था, अब वह एक 70-80 साल के बूढ़े इंसान जैसा हो चुका था। उसकी मांसपेशियां पूरी तरह सूख चुकी थीं। चेहरा पीला और दुबला पतला था, इतना पतला कि मानो सिर्फ हड्डियां और त्वचा ही बची हों। एक रेस्पिरेटर की मदद से और ड्रिप के सहारे वह बस किसी तरह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें बनाए हुए था। मशीनों से आती आवाजें धीमी और नियमित थीं, मानो ये जीवन का आखिरी संगीत हो जो उसके अंत के करीब आने का संकेत दे रहा था। हालांकि सासुके जानता था कि किमिमारू ने उसे ओरोचिमारू के लिए बचाया था, फिर भी उसके मन में किमिमारू के लिए आभार था। आखिर उसने ही उसे कोनोहा से भागने में मदद की थी। क्या वह मरने वाला है? सासुके ने सीधे पूछा। ओरोचिमारू ने सिर हिलाया। इस हालत में उसके पास शायद 7 दिन ही बचे हैं। क्या तुम उसे बचा नहीं सकते? ये सुनकर ओरोचिमारू ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मेरे हाथ ठीक भी होते तब भी मैं कुछ नहीं कर पाता। किमिमारू की हालत बहुत गंभीर है। क्या कोई है जो उसे बचा सकता है? ये सवाल सुनकर ओरोचिमारू कुछ पल के लिए चुप हो गया। अगर वह भी कुछ नहीं कर सकता तो शायद सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो किमिमारू को बचा सकता है। शायद अगर हम उस औरत को ढूंढ लें तो कुछ उम्मीद हो सकती है। 3 महान सानिन में से एक तसुनादे। सही। ओरोचिमारू मुस्कुराया। बिल्कुल, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सासुके तसुनादे के बारे में जानता था। ओरोचिमारू, तसुनादे का पता लगाओ। 7 दिन अभी भी कोशिश करने के लिए काफी हैं। सासुके ने उसकी ओर देखा। वैसे भी तुम्हारे हाथों का इलाज भी जरूरी है। अब ओरोचिमारू को सासुके कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, मानो वह उसके मन की हर बात जानता हो। तसुनादे के पास जाकर अपने हाथ ठीक करवाने का विचार उसके मन में पहले ही आ चुका था, लेकिन वह इसलिए नहीं गया था क्योंकि सासुके के बारे में वह भी पूरी तरह निश्चित नहीं था। इस समय सासुके के शरीर में कस्मात बहुत धीमी गति से फैल रहा था। इतना धीमा कि वह उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। और सबसे अजीब बात, इतना समय बीतने के बाद भी सासुके पर उसका प्रभाव लगभग न के बराबर था। अगर इसे मापा जाए तो शायद 1% भी नहीं, लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता था। सासुके के शब्द सुनकर और ये देखकर कि वह जागते ही क्या करना चाहता है, ओरोचिमारू उत्साहित हो गया। अगर एक दिन सासुके और ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो निंजा दुनिया का क्या होगा? पहले ओरोचिमारू को लगा था कि सासुके सिर्फ बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने निश्चित स्क्रॉल चुराया और उसके पास आया। लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था। सासुके की आंखों में कोई नफरत नहीं थी। वह कुछ और ही चाहता था, कुछ ऐसा जो ओरोचिमारू भी समझ नहीं पा रहा था। वह सच में जानना चाहता था कि सासुके क्या करना चाहता है। ठीक है, मैं तसुनादे का पता लगाता हूं, लेकिन वह शायद मेरी मदद नहीं करेगी और किमिमारू की भी नहीं। ये सच में एक समस्या थी, लेकिन सासुके ज्यादा चिंतित नहीं था। कोई ना कोई तरीका होगा। हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है जिसकी उसे परवाह होती है। यहाँ तक कि तसुनादे जैसी सानिन के पास भी। ये कहते हुए सासुके ने ओरोचिमारू की ओर देखा। उदाहरण के लिए हम एडोटेंसेई का इस्तेमाल करके उसके प्रिय व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं बदले में। ये सुनते ही ओरोचिमारू का चेहरा थोड़ा बदल गया। सासुके को ये भी पता था, उसके रहस्य उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। ये अच्छा विचार है, तो फिर ये काम तुम्हें सौंपता हूं। ओरोचिमारू सामा। सामा शब्द सुनकर ओरोचिमारू को थोड़ा अजीब लगा। ये कहकर सासुके मुड़कर जाने लगा। कहां जा रहे हो? ओरोचिमारू ने पूछा। सासुके रुक गया। जिराया के साथ लड़ाई के बाद मुझे कुछ नई समझ मिली है। मुझे उस पर विचार करना है। आखिर हम तसुनादे से मिलने जा रहे हैं तो मुझे अपनी ताकत जितनी हो सके बढ़ानी होगी। ये सुनकर ओरोचिमारू ने दूसरी दिशा में इशारा किया। उधर एक बड़ा भूमिगत ट्रेनिंग ग्राउंड है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस बेस की हर चीज तुम्हारे लिए है। मैं आदेश दे दूंगा। धन्यवाद ओरोचिमारू सामा। सासुके वहां से चला गया। ओरोचिमारू ने हाकू की ओर देखा। हाकू, हिडन मिस्ट की आइस रिलीज के गैंकाई की वारिस। किमिमारू को खोने का दुख था, लेकिन बदले में उसे इतना दुर्लभ के गैंकाई मिल गया। यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। हाकू डरते हुए बोली, आप क्या करना चाहते हैं? ओरोचिमारू मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम सासुके की अधीनस्थ हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे खून के कुछ सैंपल चाहिए। इसी समय सासुके उस ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं गया, बल्कि उसने एक शांत कमरा ढूंढा। वह निश्चित स्क्रॉल को साथ लाया, फिर बिस्तर पर लेट गया और धीरे से सांस ली। अब वह इस मिशन से मिले इनाम का मूल्यांकन करने लगा। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक गांव छोड़ने का मिशन पूरा किया। इनाम एक केके गैंकाई। क्या आप इनाम खोलना चाहते हैं? नोट, आपको मिलने वाला केके गैंकाई आपके वर्तमान चक्र नेचर पर निर्भर करेगा। सासुके ने सोचा, उसके पास अभी बिजली और अग्नि दोनों चक्र नेचर हैं, तो क्या उसे सिर्फ इन्हीं के संयोजन से बना केके गैंकाई मिलेगा? ऐसा कौन सा केके गैंकाई है? मूल कहानी में तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि एक छुपी हुई शर्त है तो पहले उसे दूसरा इनाम लेना होगा। बधाई हो, आपने चुनिंग परीक्षा सफलतापूर्वक पास की। इनाम चक्र गुणों में वृद्धि। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? उपयोग करो। उपलब्ध विकल्प वायु, जल, पृथ्वी। चुने गए गुण के साथ आप सीधे उस नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में महारत हासिल कर लेंगे। सासुके ने सोचा, अगर उसकी सबसे बड़ी इच्छा केके गैंकाई तय करती है तो वह वुड रिलीज चाहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वुड रिलीज और मांगे के शारिंगन मिलकर रेनेगन को जागृत करने की कुंजी है। लेकिन वुड रिलीज के लिए जल और पृथ्वी दोनों चाहिए, तो अभी एक चुनने से तुरंत वह नहीं मिलेगा। रुको, अगर मैं पहले एक ले लूं और दूसरे को खुद ट्रेनिंग से हासिल कर लूं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ये सोचकर सासुके ने सीधे फैसला लिया। जल। बधाई हो, आपने जल गुण प्राप्त किया। जल नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में महारत हासिल हो गई है। चैप्टर 122 अध्याय 122 अंतर को पाटने का तरीका। एक नया चक्र गुण प्रकट हुआ और सासुके ने तुरंत महसूस किया कि उसका चक्र थोड़ा भारी हो गया है। यह एहसास ऐसा नहीं था कि उसके चक्र की मात्रा बढ़ गई हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चक्र का वजन बढ़ गया हो। पहले सासुके के चक्र में सिर्फ 2 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन थे, अग्नि और बिजली। अग्नि वह थी जिसे उसने शुरू से ही सीखा था और बिजली वह थी जिसे उसने हाल ही में हासिल किया था। अब जल गुण जुड़ने के बाद सासुके 3 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में महारत हासिल कर चुका था। उसके चक्र की घनत्व में स्पष्ट बदलाव आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चक्र शक्ति किसी स्तर से बढ़कर 1.5 गुना हो गई हो। शायद नेचर ट्रांसफॉर्मेशन करते समय ये फर्क इतना महसूस न हो, लेकिन अगर बिना नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के सीधे चक्र से हमला किया जाए तो ताकत में ये बढ़ोतरी बहुत स्पष्ट होती। चक्र की इस बढ़ी हुई शक्ति ने सीधे सासुके के शरीर पर असर डाला।
उसकी गति, ताकत और रिफ्लेक्स और कुछ बेहतर हो गए। सिर्फ 3 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में महारत से ही इतना फर्क। तो हिरोजिन सारुतोबी का क्या? निंजा दुनिया में प्रोफेसर या निंजा के राजा के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हिरोजिन सारुतोबी पांचों चक्र नेचर में महारत रखते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल कहानी में वह पहले और दूसरे होकागे के हमलों को सहन कर पाए थे और ताइजुत्सु में भी ज्यादा पीछे नहीं दिखे। 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब था कि उनकी शारीरिक क्षमता हर पहलू में बेहद शक्तिशाली रही होगी। यहाँ तक कि पहले होकागे के सामने भी सिर्फ ताइजुत्सु के दम पर हारना आसान नहीं था और उस समय वह पहले से ही बुरे थे। अगर वह अपने चरम पर होते तो शायद शारीरिक क्षमता के मामले में सबसे मजबूत होते। लगता है पांचों नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में महारत हासिल करना जरूरी है। ये सोचते ही सासुके को एक और बात याद आई। अगर 5 मूल नेचर ट्रांसफॉर्मेशन चक्र को मजबूत कर सकते हैं तो फिर अगर मैं उनके डेरिवेटिव यानी के गेंकाई भी सीख लूं, क्या इससे चक्र का प्रभाव और बढ़ जाएगा? बस इस संभावना के बारे में सोचते ही सासुके को लगा, ये बहुत संभव है। अगर वह सभी के गेंकाई में महारत हासिल कर ले तो शायद बिना हाथ लगाए ही हाशिरामा जैसे व्यक्ति को भी दबा सके। ये सोचकर सासुके को एहसास हुआ उसे और भी बहुत कुछ ट्रेन करना है, लेकिन समय बहुत है। अभी उसके पास सिस्टम का एक और इनाम बचा था। भाग्यशाली युद्ध पूरा करें। इनाम एक विशेष डोजुत्सु। मांगेक्यो शारिंगन जागने के बाद अनलॉक होगा। नारुतो को हराने का इनाम उसने अभी तक नहीं लिया था। एक विशेष डोजुत्सु, ये के गेंकाई से भी ज्यादा रोमांचक था, लेकिन इसे पाने के लिए पहले उसे अपने शारिंगन को मांगेक्यो शारिंगन में विकसित करना होगा। इस लड़ाई के बाद सासुके को महसूस हुआ उसका शारिंगन पहले से ही विकसित होने के कगार पर है। जिराया के साथ अंतिम लड़ाई में उसने जबरदस्ती कज़मा का दूसरा रूप सक्रिय किया और थंडर ब्रीथ का 7वां रूप भी इस्तेमाल किया। इसमें शारिंगन की शक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। 3 तोमो शारिंगन ने न सिर्फ उसे बेहतर दृष्टि दी बल्कि उसकी प्रतिक्रिया क्षमता को भी बढ़ाया। शारिंगन के चरम सक्रिय होने की वजह से ही वह 7वें रूप को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाया। अब जागने के बाद उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका शारिंगन मांगेक्यो की ओर बढ़ रहा है। सामान्यतः बिना किसी विशेष तकनीक के इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक आघात चाहिए होता है, जैसे इटाची या मदारा के साथ हुआ था। लेकिन सासुके के पास अब साधना की तकनीक थी, उसे उस रास्ते की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस तरीके से ब्रेकथ्रू में थोड़ा समय लगेगा। उसके हिसाब से अगर वह पूरी तरह ध्यान लगाए तो 2 दिन में वह मांगेक्यो शारिंगन हासिल कर सकता है। और दूसरी ओर ओरोचिमारू को तसुनादे को ढूंढने में भी 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि तसुनादे का पता लगाना आसान नहीं था। जैसे ही मेरा मांगेक्यो जागेगा मेरी ताकत पूरी तरह बदल जाएगी। सासुके हल्के से मुस्कुराया। मांगेक्यो शारिंगन का मतलब था सीधे कागे स्तर की शक्ति। हालांकि अगर वह इसकी शक्ति को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया तो वह अभी भी असली कागे स्तर से दूर रहेगा, लेकिन कम से कम उसके पास कागे स्तर की ताकत जरूर होगी। यही कारण था कि कोनोहा और पूरी निंजा दुनिया उचिहा कबीले से डरती थी। मांगेक्यो जागते ही कोई भी कागे स्तर का निंजा बन सकता था, सिर्फ एक के गेंकाई की ताकत से। इतनी बड़ी उपलब्धि अगर उचिहा कबीला खत्म नहीं हुआ होता और अगर मांगेक्यो जागने का रहस्य सबको पता चल जाता तो वे पूरी निंजा दुनिया पर राज कर सकते थे, सिर्फ अपने करीबी लोगों को खोकर। कागे स्तर की ताकत हासिल करना, कितने लोग इस प्रलोभन को रोक पाते? ये सोचते हुए सासुके ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह शारिंगन की ट्रेनिंग में डूब गया। उसे जल्द से जल्द मांगेक्यो जागाना था। जिराया के साथ लड़ाई के बाद उसे एहसास हो गया था कि उसके और असली शक्तिशाली लोगों के बीच अभी भी बड़ा अंतर है और इस अंतर को जल्दी खत्म करने के लिए उसे शारिंगन की शक्ति की जरूरत थी। उधर जब सासुके मांगेक्यो शारिंगन की ट्रेनिंग शुरू कर रहा था उसी समय नारुतो और जिराया भी कोनोहा छोड़ चुके थे। वे तसुनादे को ढूंढने के सफर पर निकल पड़े थे, लेकिन इस बार मूल कहानी से थोड़ा अलग था। जिराया अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उनकी गति धीमी थी। साथ ही वह इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो को ट्रेन करना भी चाहता था। परिवर्तित सेज, क्या मैं सासुके से आगे निकल सकता हूं? ये सुनकर जिराया मुस्कुराया। उसे लगा नारुतो को अभी भी अपनी असली क्षमता का अंदाजा नहीं है। उसे याद आया जब उसने पहली बार नारुतो को सिखाया था तब 9 पूंछ की चक्र बाधा के बावजूद नारुतो ने जल्दी ही रासेंगन सीख लिया था। ये दिखाता था कि उसकी प्रतिभा सासुके से कम नहीं है। और चूने एग्जाम के दौरान जब उसने 9 पूंछ की शक्ति का उपयोग किया तो ये साबित हो गया कि वह उस शक्ति को छू सकता है। बच्चे, प्रतिभा के मामले में सासुके शायद अनोखा है, लेकिन क्षमता के मामले में तुम उससे भी आगे हो। क्या तुम्हें चूने एग्जाम के समय की अपनी शक्ति याद है? अगर तुम उसे नियंत्रित कर लो तो तुम एक रात में सासुके से आगे निकल जाओगे और वह तुम्हारी ओर देखेगा। नारुतो की आंखें चमक उठी। सासुके उसकी ओर देखेगा, लेकिन वह शक्ति उसे तो अब याद भी नहीं कि उसे कैसे नियंत्रित करना है। चिंता मत करो, जिराया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम उस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम सफल हो गए तो तुम अपने दोस्त को वापस कोनोहा ला पाओगे। चैप्टर 123, अध्याय 123, ट्रेनिंग की प्रगति। उसे वापस कोनोहा लाना है। नारुतो की आंखें धीरे-धीरे चौड़ी हो गईं और उनमें उम्मीद की चमक भर गई। सासुके को वापस लाना, हाँ, भले ही अभी सासुके चला गया हो, लेकिन अगर वह और मेहनत करे तो वह उसे जरूर वापस कोनोहा ला सकता है। टीम साथ ऐसे खत्म नहीं हो सकती, ये बिल्कुल संभव है। कोनोहा छोड़ते समय साकुरा की कही बात याद करते हुए नारुतो ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। परिवर्तित सेज, मैं ये जरूर कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए मैं इसे करके दिखाऊंगा। ये कहते हुए उसकी नजरें दृढ़ हो गईं। ये स्थिति बिल्कुल सही थी। अगर उसे खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो जिराया भी उसे 9 पूंछ की शक्ति नियंत्रित करना नहीं सिखा पाएंगे। नारुतो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर जो चीज है वो असल में क्या है? ये सुनकर नारुतो ने सिर हिला दिया। उसे कभी सही से समझ ही नहीं आया था कि उसके अंदर क्या है। बस उसने कुछ बार देखा था, एक विशाल लोमड़ी जैसी चीज। जिराया पास के एक पत्थर पर बैठ गए और नारुतो को अपने सामने पद्मासन में बैठने का इशारा किया। अगर तुम्हें उस शक्ति को नियंत्रित करना है तो पहले तुम्हें समझना होगा कि वो असल में क्या है। असल में तीसरे होकागे नहीं चाहते थे कि नारुतो को 9 पूंछ का जिंचुरिकी होने के बारे में पता चले। हिरोजिन सारुतो एक बहुत विरोधाभासी इंसान थे। वह एक अच्छा होकागे बनना चाहते थे, लेकिन अक्सर गलत फैसले ले लेते थे। नारुतो चौथे होकागे का बेटा होने के नाते वह चाहते थे कि वह विल ऑफ फायर को आगे बढ़ाए, लेकिन साथ ही वह उसे लेकर अपराध बोध भी महसूस करते थे। नारुतो को कभी यह नहीं बताया गया कि वह जिंचुरिकी है, जबकि बाकी सभी जिंचुरिकी अपनी पहचान जानते थे। नारुतो ही एकमात्र अपवाद था और यह सारुतोबी की वजह से था। तुम्हारे अंदर एक चीज सील है, वो बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हें पता है टेल बीस्ट क्या होता है? ये सुनकर नारुतो चौंक गया। टेल बीस्ट? जिराया ने सिर हिलाया। हाँ, टेल बीस्ट। उसी समय साउंड विलेज में सासुके अपने शारिंगन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसका लक्ष्य था मांगेक्यो शारिंगन को जागृत करना। उसकी ट्रेनिंग विधि की मदद से उसका चक्र लगातार मजबूत हो रहा था। अगर शारिंगन की शक्ति को पानी के बहाव से तुलना करें तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी एक कप को भरने ही वाला है। जैसे जैसे उसका चक्र बढ़ता गया उसे उसकी वृद्धि का एहसास होना बंद हो गया। बस उसे यह महसूस हो रहा था कि चक्र बढ़ रहा है, लेकिन यही बहना उसके शारिंगन को बदल रहा था। ये बिल्कुल सांप के केंचुल छोड़ने जैसा था। एक ही बार में पूरा नहीं होता बल्कि धीरे-धीरे होता है। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती थी, लेकिन सासुके को समय का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से वह बस थोड़ी देर से ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे जैसे शारिंगन विकसित हो रहा था सासुके को महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम रही हो। सासुके के कमरे के बाहर ओरोचिमारू ने हाको को रोक लिया। अंदर मत जाओ, उसे डिस्टर्ब मत करो। ओरोचिमारू दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में तेज चमक थी। उन्हें नहीं पता था कि अंदर सासुके क्या कर रहा है, लेकिन उसके चक्र के उतार चढ़ाव से साफ था कि वह किसी खास ट्रेनिंग में लगा है। हर बार जब उसका चक्र बढ़ता अगले ही पल गिर जाता, लेकिन फिर जब बढ़ता तो पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता। ये प्रक्रिया हर सेकंड हो रही थी। हर बढ़ोतरी छोटी थी, लेकिन बार-बार होने से ये स्पष्ट रूप से ताकतवर बन रही थी। ओरोचिमारू सामा, सासुके सामा को क्या हुआ है? हाकू ने पूछा। ओरोचिमारू मुस्कुराए। चिंता मत करो, सासुके और मजबूत हो रहा है और जिस गति से वह मजबूत हो रहा है मैंने कभी नहीं देखा। शायद यही जीनियस होता है, निंजा दुनिया का एक अनोखा जीनियस। अब ओरोचिमारू समझने लगे थे कि इतनी कम उम्र में सासुके जिराया से कैसे लड़ पाया और उसे घायल भी कर दिया। शायद सासुके ने कोई खास ट्रेनिंग तरीका खोज लिया था। अब ओरोचिमारू भी इंतजार कर रहे थे कि जब सासुके बाहर आएगा तो वह कितना शक्तिशाली होगा। एक झरने के नीचे नारुतो ध्यान में बैठा था। वह कम समय में 9 पूंछ की शक्ति पाना चाहता था। आमतौर पर जिंचुरिकी की ट्रेनिंग में सीधे टेल बीस्ट का चक्र लेना होता है, लेकिन जिराया को नहीं लगता था कि नारुतो अभी इतना मजबूत है कि वह 9 पूंछ को हरा सके। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका सोचा। बातचीत। 9 पूंछ के पास अपनी चेतना है। अगर तुम उसे मना लो कि वह तुम्हें अपनी शक्ति दे तो तुम कम समय में बहुत ताकत हासिल कर सकते हो। सासुके से आगे निकलना भी आसान हो जाएगा, लेकिन एक ऐसे टेल बीस्ट से बात कैसे करें जो इंसानों से नफरत करता हो? ये जिराया भी नहीं जानते थे। सब कुछ नारुतो पर निर्भर था। झरने के नीचे ध्यान करने का मकसद था अपने शरीर के अंदर के सीलिंग स्पेस में जाना और 9 पूंछ से बात करना।
एक अंधेरे सीवर जैसे स्थान में नारुतो की आंखें धीरे-धीरे खुली। उसने चारों ओर देखा और सामने एक बड़ा पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे के पीछे लाल आंखों की एक जोड़ी उसे घूर रही थी। बच्चे, क्या तुम मेरी शक्ति चाहते हो? आसान है, मुझे बाहर निकाल दो। मैं उस सासुके को तुम्हारे पास ले आऊंगा और तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। नौपूंछ उसे लालच दे रहा था, लेकिन नारुतो मुस्कुराया, मैं यहाँ शक्ति मांगने नहीं आया हूँ। ये कहते हुए वह पिंजरे के अंदर चला गया और धीरे-धीरे नौपूंछ के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। नौपूंछ चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि नारुतो क्या करने वाला है। नारुतो के आंसू बहते रहे। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी अकेला नहीं था। तुम हमेशा मेरे साथ थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नौपूंछ, जब से मैं पैदा हुआ तुम मेरे साथ हो। मैंने जितने भी दर्द झेले तुमने मुझे ठीक किया। धन्यवाद। नारुतो की सच्ची कृतज्ञता नौपूंछ के दिल को छू गई। नौपूंछ मन में ये लड़का। चैप्टर 124 अध्याय 124 मांगे क्यों शारिंगन सक्रिय। गंदे बच्चे, तुम रुको, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ। धत्ते रेखी, तुम्हारे आंसुओं ने मेरी फर गीली कर दी। हरामी, अपने आंसू मुझ पर मत पहुंचाओ। नौपूंछ लगातार गुर्रा रहा था, गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसने नारुतो को रोका नहीं। इसके बजाय उसने अपनी पूंछ से नारुतो को लपेट लिया और उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया। नारुतो रोता रहा। आखिरकार वह थक गया और कब नौपूंछ की बाहों में सो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। सोए हुए नारुतो को देखते हुए नौपूंछ की आंखों की क्रूरता गायब हो गई थी। अब उसकी नजरें कोमल हो गई थी। बेचारा बच्चा। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से होकर कमरे में फैल गई। सासुके ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। रूम टिल्डर, एक हल्की गूंजती आवाज कमरे में फैल गई। सिर्फ आंखें खोलने से ही एक अदृश्य ऊर्जा लहर उसके आसपास फैल गई, जिससे हवा तक हल्की सी कांप उठी। मांगे क्यों शारिंगन सक्रिय। उसकी आंखों में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला पैटर्न उभर आया। 3 तोमो शारिंगन अब बदल चुका था, एक ऐसे रहस्यमय नेत्र में जो देखने वाले को अपने जाल में फंसा सकता था। उस क्षण सासुके की हल्की मुस्कान भी किसी को मोहित करने के लिए काफी थी। अपनी नई आंखों और नई शक्ति को महसूस करते हुए सासुके के अंदर खुशी उमड़ पड़ी। इतनी ताकत, यही है मांगे क्यों शारिंगन का एहसास। ये सिर्फ आंखों की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी दृष्टि भी अद्भुत हो गई थी। अब वह हवा में तैरते धूल के कणों को भी देख सकता था। उनकी गति, उनका बहाव, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ इस बड़ी हुई दृष्टि ने ही सासुके को जबरदस्त बदलाव का एहसास करा दिया। साथ ही उसका अपने शरीर और चक्र पर नियंत्रण भी और सटीक हो गया था। अब वह चक्र के प्रवाह को बेहद बारीकी से नियंत्रित कर सकता था। हालांकि उसने पहले से अंदाजा लगाया था, फिर भी मांगे क्यों की शक्ति ने उसे चौंका दिया। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक मांगे क्यों शारिंगन अनलॉक कर लिया है। नया टेम्पलेट सक्रिय हुआ। होस्ट उचिहा सासुके, आयु 12, ब्लडलाइन लिमिट मांगे क्यों शारिंगन पहला चरण। आंखों की तकनीक अमातेरासु जागृत कगुत्सुची अजागृत। विशेष ब्लडलाइन क्षमता सुसानो प्रारंभिक स्तर। निंजुत्सु बॉडी फ्लिकर प्रारंभिक क्लोन तकनीक मास्टर। फायर स्टाइल फायरबॉल मास्टर। फायर ड्रैगन फ्लेम छोटी महारत। फीनिक्स फायर मास्टर। ग्रेट फायर ड्रैगन प्रवीण। ग्रेट फायर एक्सटेंशन प्रवीण। ग्रेट फायर क्वेंचिंग मास्टर। लाइटनिंग स्टाइल चिदोरी छोटी महारत। चिदोरी स्ट्रीम छोटी महारत। गॉड स्पीड प्रवीण। लाइटनिंग शैडो क्लोन प्रवीण। इलेक्ट्रिक शॉक महान महारत। लाइटनिंग बॉडी फ्लिकर प्रारंभिक। एंडलेस थंडरपूल प्रारंभिक। ताइजुत्सु बेसिक महान महारत। फ्लैग ट्री स्वॉर्ड महान महारत। थंडर ब्रीथ महान महारत। जेनेजुत्सु शारिंगन जेनेजुत्सु छोटी महारत। विशेष तकनीक उचिहा थ्रोइंग मास्टर। एक हाथ सील प्रवीण। छोटी महारत। चक्र नियंत्रण प्रवीण मास्टर। चक्र मात्रा एलिट जोनिन मध्यम, सामान्य जोनिन से 10 गुना। चक्र गुण जल अग्नि बिजली। विशेष चक्र इंद्र का चक्र अजागृत। विशेष अवस्था हेवनली का सील 67% मुक्त। कुल मूल्यांकन विशेष मिड लेवल निंजा। अपने नए स्टेटस को देखकर सासुके ने महसूस किया कि बदलाव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उसका चक्र अब एलिट जोनिन स्तर तक पहुंच गया था। मतलब अब उसका चक्र आकाशी से भी ज्यादा था। क्या मांगे क्यों जागने से मेरा चक्र भी बढ़ गया? सासुके मुस्कुराया। यह एक अनपेक्षित लाभ था, लेकिन मांगे क्यों का पहला चरण देखकर उसे लगा कि इसके और भी स्तर होंगे और अभी वह बस शुरुआत में है। फिलहाल उसकी सिर्फ एक आंख की तकनीक जागी थी। अमातेरासु, जो कि इस दुनिया में टॉप टियर शक्ति मानी जाती है। अब मेरा स्पेशल रिवार्ड लेने का समय है। सासुके ने सिस्टम खोला और इनाम क्लेम किया। बधाई हो, आपको विशेष आंख तकनीक प्राप्त हुई। रिवार्ड सुपर इनसाइट। सुपर इनसाइट दुश्मन की हर चाल देखकर उसकी अगली चाल का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। दुश्मन की हर कमजोरी तुरंत दिखाई देगी। ताइजुत्सु जेनेजुत्सु या निंजुत्सु सुपर इनसाइट। सासुके थोड़ा निराश हुआ। ये तो कुछ खास नहीं लग रहा। उसका मांगे क्यों पहले से ही बहुत तेज नजर दे रहा था। ऐसे में ये शक्ति थोड़ी दोहराव जैसी लगी, लेकिन असली ताकत तो लड़ाई में ही पता चलेगी। सासुके कुन, आप जाग गए। बाहर से हाकू की आवाज आई। हाँ, मैं जाग गया। आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल, अच्छा है। ओरोचिमारू सामा ने कहा है, आप जागते ही तसुनादे को ढूंढने की तैयारी करें। उन्होंने तसुनादे का पता लगा लिया है और आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? सासुके थोड़ा हैरान हुआ। क्या मैं बहुत देर तक अंदर था? हाकू ने जवाब दिया, आप पूरे 2 दिन और 1 रात कमरे में थे। 2 दिन? सासुके को तो लगा जैसे बस कुछ ही पल बीते हों। ठीक है, ओरोचिमारू को तुरंत बुलाओ। अब जब मांगे क्यों जाग चुका था, तो तसुनादे को ढूंढने का समय आ गया था। कुमारू के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उधर जिराया ने नारुतो की तरफ देखा। तो नौपूंछ से बातचीत कैसी रही? नारुतो ने सिर हिलाया। कोई बातचीत नहीं हुई, फेल हो गया। शायद तेल 20 की शक्ति अभी काम नहीं करेगी। जिराया ने कहा, कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। हमें जल्दी से तसुनादे को ढूंढना होगा। अध्याय 125 बिग फैट शीप की कहानी। कैसीनो, आग की भूमि के एक छोटे से अनजान शहर में सासुके सामने खड़े कैसीनो को देख रहा था। फिर उसने पीछे मुड़कर ओरोचिमारू की ओर देखा, जो एक लंबा चोगा ओढ़े हुए था और पूरी तरह खुद को छुपाए हुए था। सच कहें तो वह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा इंसान जिसे खुले में दिखना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सासुके ने नए कपड़े पहन रखे थे। ये कपड़े ओरोचिमारू ने ही उसे दिए थे। हालांकि सासुके को कपड़ों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ओरोचिमारू की अपनी अजीब पसंद थी। उसने सासुके को वही ड्रेस दी थी जो उसने असली कहानी में ओरोचिमारू के साथ जुड़ने के बाद पहनी थी। बस फर्क इतना था कि यह उसका छोटा वर्जन था उसकी उम्र के हिसाब से। साथ ही ओरोचिमारू ने उसे एक और चीज दी थी, कुसानागी तलवार। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम्हारी पुरानी तलवार कोनोहा में रह गई थी, अब ये तुम्हारी नई तलवार है। सासुके ने तलवार को हाथ में लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। हल्के से उसे सहलाते हुए उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार मैं उसी रास्ते पर आ गया जैसा असली कहानी में था। लेकिन तुरंत ही उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं वो सासुके नहीं हूँ। मेरे पास उसकी यादें और शरीर है, लेकिन मैं एक नया सासुके हूँ। चलो अंदर। सासुके कुन, तसुनादे आखिरी बार यही दिखी थी। सासुके ने सिर हिलाया और कैसीनो का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर धुएं से भरे माहौल में उसे तसुनादे नजर नहीं आई, लेकिन इतनी बड़ी जगह पर जानकारी मिलना मुश्किल नहीं था। एक औरत, बड़े सीने वाली। ओह, मुझे पता है। कैसीनो के मैनेजर ने जैसे ही पैसे की थैली देखी, वह तुरंत उत्साहित हो गया। वो तो हमारी मशहूर बिग फैट शीप है। वो जो भी खेलती है हार जाती है। हम उसे जिताने की कोशिश भी करें तो भी वो किसी अजीब तरीके से हार जाती है। एकदम परफेक्ट शिकार है, लेकिन वो कल से नहीं आई। सारा पैसा हार चुकी है, अब शायद वापस नहीं आएगी। मैनेजर के चेहरे की मुस्कान देखकर सासुके थोड़ा निराश हुआ। महान साने में से एक तसुनादे, एक ज्वारी, और वो भी ऐसी जो हमेशा हारती है। फिर भी वह जुआ खेलना नहीं छोड़ती। ये सच में अजीब था। वो पहले कहाँ हारी थी? सासुके ने सीधा सवाल किया। ऐसी फैट शीप को कोई आसानी से जाने नहीं देता। तो जानकारी मिलना आसान था। मैनेजर ने तुरंत जगह बता दी। कैसीनो से बाहर निकलने के बाद ओरोचिमारू ने सासुके से पूछा, क्या तुमने सोच लिया है कि तसुनादे को कैसे मनाओगे? सासुके ने शांत भाव से कहा, क्या उसके प्रेमी को सौदे के रूप में इस्तेमाल करना काफी नहीं होगा? ओरोचिमारू मुस्कुराया, तुम इतने भोले नहीं हो सकते कि ये सोचो कि वो मान जाएगी। सासुके ने सिर हिलाया। वह भी जानता था सिर्फ इस तरीके से काम नहीं बनेगा, लेकिन उसके पास और तरीके थे। कोशिश करके देखते हैं। ओरोचिमारू हल्का मुस्कुराया। उसे भी नहीं पता था कि तसुनादे को कैसे मनाया जाए। यहाँ तक कि आदो टेंसेई का ऑफर भी शायद उसे नहीं मना पाएगा। जब वे तसुनादे के ठिकाने पर पहुंचे, ओरोचिमारू ने आंखें संकरी की। वो यही है, सासुके ने कहा। तो पहले आप ही मिलिए। ओरोचिमारू सीधा दूसरी मंजिल की खिड़की से अंदर कूद गया। सासुके नीचे ही खड़ा रहा। कुछ ही पल बाद तसुनादे की गुस्से भरी आवाज आई और ओरोचिमारू बाहर कूद गया। तुरंत तसुनादे भी बाहर आ गई। धड़ाम, एक जोरदार वार के साथ पूरी सड़क टूटकर बिखर गई। हेवनली फुट ऑफ पेन। एक ही बार में पूरा इलाका चकनाचूर। सासुके ने ये देखकर तेजी से बचाव किया और टूटी हुई जमीन को देखा। वह सच में थोड़ा हैरान था। क्या यही सेंजू कबीले की ताकत है? कमाल है, लेकिन जिस तरह वह चक्र का उपयोग कर रही थी, उसे देखकर सासुके ने सोचा, शायद मैं इसे कॉपी कर सकता हूं। ओरोचिमारू, तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? तसुनादे की आवाज गूंज उठी। ओरोचिमारू ने खुद को संभालते हुए कहा, काफी समय हो गया तसुनादे, तुम अभी भी वैसी ही हो।
बिना किसी चेतावनी के लड़ाई शुरू हो गई। तसुनादे ने ठंडी नजरों से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से चले जाओ। ओरोचिमारू थोड़ा असहज हो गया। महान सानिन का सदस्य होने के बावजूद उसे इस तरह ठुकराया गया और सासुके भी सब देख रहा था। लेकिन तभी तसुनादे का ध्यान सासुके की ओर गया। इतनी तेज चक्र लहरों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ये बच्चा कौन है? ओरोचिमारू मुस्कुराया, इसका नाम है उचिहा सासुके। उचिहा। तसुनादे के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। वह खुद सेंजू खून से थी और उचिहा कबीले के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। एक उचिहा लड़का और इतनी कम उम्र में इतनी ताकत। उसकी नजरें ठंडी हो गईं। ओरोचिमारू, तुम क्या करना चाहते हो? सासुके आगे बढ़ा, हम आपकी मदद चाहते हैं, इलाज के लिए। 2 लोगों का इलाज। तसुनादे हंसी, मैं मदद नहीं करूंगी, चले जाओ। सासुके ने कहा, बदले में हम आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हैं जिसे आप प्यार करती थी और जो अब इस दुनिया में नहीं है। तसुनादे की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे बेवकूफ समझते हो? सासुके ने शांत स्वर में कहा, फॉरबिडन टेक्निक आदो टेंसेई। बस ये शब्द काफी थे। तसुनादे के चेहरे का भाव बदल गया। वह समझ गई, सासुके मजाक नहीं कर रहा। लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। फेल। अब ओरोचिमारू देखना चाहता था सासुके क्या करेगा। तसुनादे को जबरदस्ती मनाना नामुमकिन था। तभी सासुके ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, हम आदो टेंसेई से उन्हें वापस लाएंगे और उन्हें नियंत्रित करके दुनिया के बड़े गांवों पर हमला करवाएंगे। मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर ओरोचिमारू भी चौंक गया। ये तरीका पहले से बिल्कुल उल्टा था, लेकिन ज्यादा असरदार। तसुनादे की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। तुम हिम्मत कैसे करते हो? चैप्टर 126। ये रहा चैप्टर 126 का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 126, निराश राजकुमारी सुनादे। धड़ाम। एक ही पल में सुनादे का छोड़ा हुआ चक्र इतना भयानक था जैसे वह तुरंत तूफान खड़ा कर सकता हो। वह पल भर में सासुके की ओर लपका, जबरदस्त ताकत से उस पर टकराया। लेकिन इस भयंकर हवा के सामने सासुके बस हल्का सा डगमगाया। उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुनादे के होंठ हल्के से कांपे। अब उसकी नजर सासुके पर हत्या के इरादे से भरी हुई थी। 3 महान सन्निन के दबाव के सामने आम निंजा तो क्या उच्च स्तर के निंजा भी घबरा जाते। लेकिन सासुके में जरा भी बदलाव नहीं था। वह शांति से सुनादे को देखता रहा। उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। ये देखकर सुनादे को शक होने लगा, क्या उसकी सन्निन वाली पहचान अब डर पैदा नहीं करती? क्या वह एक बच्चे को भी नहीं डरा पा रही? तू बच्चा, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सासुके ने इसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। एक शब्द ही काफी है। सासुके को उम्मीद नहीं थी कि सुनादे बिना कारण उसकी मदद करेगी। लेकिन किमिमारो ने उसे बचाया था, इसलिए किसी भी हालत में उसे सुनादे से इलाज करवाना ही होगा। चाहे ताकत का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, मकसद पूरा होना चाहिए, बस यही मायने रखता है। सुनादे हैरान रह गई। एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा, और वह उसे धमका रहा था और उसकी आवाज भले धीमी थी लेकिन उसमें अटल संकल्प था। सुनादे ने मुट्ठी भींच ली। बच्चे, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? 3 सन्निन राजकुमारी सुनादे। सुनादे ने सिर हिलाया, अच्छा तुझे पता है, तो ये भी पता है कि मुझे ऐसे धमकाने का अंजाम क्या होगा? सासुके मुस्कुराया, नहीं पता, ये बच्चा। सुनादे ने दांत भींच लिए। अगर वह मरना चाहता है तो वह उसे नहीं रोकेगी। उसने मुट्ठी कसकर वार किया। धड़ाम। एक सन्निन का मुक्का, बेहद खतरनाक। सासुके को भी उस पर एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। धमाका। सुनादे का मुक्का जमीन पर पड़ा और तुरंत धरती फट गई। चारों तरफ दरारें फैल गईं। धूल और धुआं छा गया। सुनादे धीरे से खड़ी हुई। उसने सासुके को देखा। बुरा नहीं, बच्चे, तुमने अच्छा बचाव किया। उसने अभी बॉडी फ्लिकर टेक्निक इस्तेमाल की। इतनी कम उम्र में। सासुके ने कपड़ों से धूल झाड़ी। क्या यही तुम्हारा जवाब है? सुनादे चौंक गई। क्या? मैंने कहा क्या यही तुम्हारा जवाब है? अगर तुम नहीं मानती तो मैं चला जाऊंगा और फिर तुम देखोगी तुम्हारा प्रेमी अलग-अलग गांवों में तबाही मचाता घूमेगा। ये कहकर सासुके मुड़ गया। रुको। सुनादे गुस्से से फट पड़ी। तुम सोचते हो मैं तुम्हें जाने दूंगी? वह तेजी से सासुके की ओर बढ़ी, लेकिन ओरोचिमारू ने कोई दखल नहीं दिया। उसे भरोसा था सासुके खुद संभाल लेगा। हम सुनादे, अगर मैं जाना चाहूं तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। ज़ज़, लाइटनिंग रिलीज थंडर क्लैप। एक पल में क्रैक, सासुके बिजली की तरह गायब हो गया। सुनादे खाली हवा पकड़ती रह गई। फिर अचानक मुड़ी। सासुके उसके पीछे खड़ा था। लेडी सुनादे। शिजुने दौड़ती हुई बाहर आई। सामने का दृश्य पूरी तरह बर्बाद था। सासुके के शरीर से बिजली चमक रही थी। सुनादे स्तब्ध थी। अभी तुम। ज़ज़, अचानक सासुके उसके सामने आ गया, पीछे बिजली की लकीर छोड़ते हुए। सुनादे की आंखों में अविश्वास था। एक बच्चा, इतनी गति, ये कैसे संभव है? वह उसकी गति को पकड़ भी नहीं पा रही थी। अभी सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? सुनादे का चेहरा गंभीर हो गया। वह जान गई, वह नहीं रोक सकती। उसने ओरोचिमारू की ओर गुस्से से देखा। ओरोचिमारू बस मुस्कुरा रहा था। सुनादे ने मुट्ठी भींची, लेकिन लड़ाई जारी रखने का कोई फायदा नहीं था। लेडी सुनादे। शिजुने पास आई। सुनादे ने हाथ हिलाया। चलो। शिजुने। वह वापस सराय की ओर चली गई। सासुके भौहें सिकोड़ने लगा, लेकिन ओरोचिमारू ने उसे रोका। जल्दी मत करो, सुनादे मान चुकी है, थोड़ा समय दो, वह खुद हमारे पास आएगी। फिर उसने कहा, तुम्हारी योजना अच्छी है, लेकिन सुनादे चाल चल सकती है। ये सच था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। शायद असली शरीर लाना पड़ेगा ताकि वह कुछ न कर सके। लेकिन समस्या थी, आदो टेंसेई सीखना आसान नहीं था। लेकिन सासुके को अपने टैलेंट पर भरोसा था। मैं आदो टेंसेई सीखूंगा। ओरोचिमारू बोला, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। फॉरबिडन स्क्रॉल तुम्हारे पास है, लेकिन वह तकनीक। सासुके ने बीच में कहा, चिंता मत करो, ऐसी कोई तकनीक नहीं जो मैं न सीख सकूं। सासुके ने सिर उठाकर सुनादे के कमरे की खिड़की की ओर देखा। चैप्टर 127। ये रहा चैप्टर 127, द डे आई मीट एन ओल्ड फ्रेंड का पूरा हिंदी नरेशन। 5 उंगली से नीचे की ओर इशारा। अध्याय 127, जिस दिन मैं एक पुराने दोस्त से मिला। कमरे के अंदर सुनादे गुस्से से जल रही थी, लेकिन अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह महान सन्निन राजकुमारी सुनादे, जिसका नाम पूरे निंजा संसार में गूंजता था, जिससे मिलने पर हर गांव के कागे भी सम्मान से बात करते थे, आज उसे एक छोटे से बच्चे ने धमका दिया। और सबसे बड़ी बात, वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। सुनादे बेहद परेशान थी। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। सबसे बुरी बात यह थी, वह इस स्थिति से भाग भी नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सासुके की बात मानना और आदो टेंसेई करना। वह इस तकनीक को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि ओरोचिमारू कई सालों से इन निश्चित तकनीकों पर काम कर रहा है और आदो टेंसेई उन्हीं में से एक थी। उसके व्यवहार से साफ था, वह इसे इस्तेमाल करने में पूरी तरह सक्षम है। अगर वह सासुके की बात नहीं माने तो वे सच में उसके भाई और उसके पुराने प्रेमी को वापस जिंदा कर सकते हैं और फिर उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये चीज सुनादे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। धत धत, हरामखोर, अगर उस उचिहा बच्चे ने मुझे जरा सा भी मौका दिया तो मैं उसकी खाल उतार दूंगी। सुनादे सम। शिजुने उसे डरते हुए देख रही थी। उसने कभी सुनादे को इस हालत में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी समस्या का हल नहीं निकाल पा रही। सुनादे सम, वो अभी ओरोचिमारू था ना, वो और वो बच्चा आपसे क्या चाहते हैं? सुनादे ने गहरी सांस ली। वे चाहते हैं कि मैं 2 लोगों का इलाज करूं। तो फिर आप क्यों? सुनादे ने जवाब नहीं दिया। बाहर सासुके और ओरोचिमारू अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुनादे इतनी आसानी से झुकना नहीं चाहती थी। हालांकि दिल में वह पहले ही मान चुकी थी, एक होके स्तर की निंजा होकर वह किसी बच्चे से धमकी खाकर झुक जाए, यह उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। शिजुने, चलो थोड़ा घूमने चलते हैं अभी। हाँ, उसे अपने गुस्से को शांत करना था। फिर वह ओरोचिमारू के साथ जाने का फैसला करेगी। जैसे ही सुनादे सराय से बाहर निकली, सासुके ने ओरोचिमारू की तरफ देखा। ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत करो सासुके-कुन, तुम जीत चुके हो। वह वापस आएगी तुम्हारी धमकी की वजह से और शायद वह उन 2 लोगों को फिर से देखना चाहती है। सासुके को अब ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन असली समस्या कुछ और थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर वह आदो टेंसेई नहीं सीख पाया तो सब खत्म। उसे पता था ओरोचिमारू के हाथ ऐसे ठीक नहीं हो सकते जब तक उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिनिगामी को बुलाकर उसकी आत्मा को रिलीज न किया जाए। तभी उसके हाथ पूरी तरह ठीक होंगे। सासुके-कुन, क्या मैं जाकर सुनादे से बात करूं? अगर जाना है तो जाओ। ओरोचिमारू हल्का सा चिंतित था। अगर सुनादे मना कर देती तो सब खत्म हो जाता, क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा अब उसके हाथ ठीक करने वाला सिर्फ सुनादे ही थी। ओरोचिमारू के जाने के बाद सुनादे और शिजुने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, लेकिन बैठने से पहले ही एक आदमी सामने आकर बैठ गया। सुनादे ने ऊपर देखा और कुछ पल के लिए जम गई। आज क्या दिन है? क्या आज पुराने लोगों से मिलने का दिन है? जिरया मुस्कुराया। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। सुनादे, मुझे ढूंढा? क्यों? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं। पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें नहीं पता। क्या हुआ? सुनादे अब शांत हो चुकी थी। तीसरे होकेज मर चुके हैं। सुनादे स्तब्ध रह गई। क्या सच में? क्या मैं ऐसी बात पर झूठ बोलूंगा? कैसे मरे? ओरोचिमारू ने मारा। सुनादे को यह सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगर जिरया को पता चल गया कि ओरोचिमारू यहीं है तो वह तुरंत लड़ाई शुरू कर देगा और सब बर्बाद हो जाएगा। कोनोहा को तुम्हारी जरूरत है। तीसरे होकेज मर गए। आधा गांव तबाह हो गया और एक जीनियस निंजा भी खो गया। आखिरी उचिहा, सासुके उचिहा, वह एक बेहद खतरनाक प्रतिभाशाली बच्चा था, लेकिन ओरोचिमारू ने उसे बहका दिया और वह भाग गया। ये सुनकर सुनादे को सासुके याद आया। तुमने कहा बहुत खतरनाक प्रतिभाशाली बच्चा? हाँ, जिरया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोनोहा में था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा मुझे इतनी बुरी तरह घायल कर देगा। उसने अपनी शर्ट हटाई और छाती पर एक अधूरा घाव
दिखाया, यह उसी बच्चे का निशान है। वह सिर्फ 12 साल का है और उसने एक भयानक तेज बिजली तकनीक बना ली है। सुनादे हल्का सा मुस्कुराए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह भी अभी उस स्पीड को महसूस कर चुकी थी और उसने एक ऐसी ताइजुत्सु तकनीक भी बनाई है जो एक गेट्स फॉर्मेशन के बराबर है। ऐसा जीनियस कोनोहा का महान निंजा बनना चाहिए था, लेकिन अब वह एक भगोड़ा है। कोनोहा अब अराजकता में है। ये सुनकर सुनादे और भी हैरान हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक 12 साल का बच्चा उंगली से दाहिनी ओर इशारा खुद से एक गेट्स जैसी तकनीक बना ले। ये कैसे संभव है? धड़ाम, अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। सुनादे और जिरया दोनों चौंक गए। उन्होंने बाहर देखा, एक भयानक चक्र तूफान फैल रहा था। ठंडा, खतरनाक, क्या कोई निंजा लड़ रहा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा और वह भी बहुत ताकतवर। चैप्टर 128। ये रहा चैप्टर 128 का पूरा हिंदी नरेशन फील के साथ, जैसे कहानी चल रही हो, उंगली से नीचे की ओर इशारा। अध्याय 128, तीनों सानिन का पुनर्मिलन। इतनी भयानक चक्रा तरंगें जो भी इस लड़ाई में शामिल है, वो साधारण नहीं हो सकता। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि महान सानिन, जिरया और तसुनाडे भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ये कौन है? दोनों तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़े। उसी समय छोटे शहर के दूसरे हिस्से में ओरोचिमारू से अलग होने के बाद सासुके कुछ खाने की तलाश में था। साउंड विलेज से निकलने के बाद उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। वो समय के खिलाफ दौड़ रहा था तसुनाडे को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। अब उसे सच में भूख लग रही थी, लेकिन जब सासुके खाने के लिए एक रामेन शॉप में बैठा तो अचानक उसके पास कोई आकर बैठ गया। अरे, अच्छा लगा तुम्हें सही सलामत देखकर, या यूं कहूं इतनी जल्दी फिर मिलूंगा ये सोचा नहीं था। सासुके, आवाज सुनते ही सासुके ठहर गया। उसने धीरे से अपने चॉपस्टिक नीचे रखे और बगल में देखा। नारुतो। सच कहें तो सासुके को अंदाजा था कि वो नारुतो से मिल सकता है, लेकिन उसने सोचा था कि अगर वो जल्दी जल्दी चलेगा तो इस मुलाकात से बच जाएगा। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सासुके ने शांत स्वर में पूछा, खाओगे? नारुतो ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, एक बाउल। दोनों के सामने गरम-गरम रामेन रखे गए और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। 3-7 के दिन, कैसे हो तुम? नारुतो ने पूछा। सासुके ने हल्के से जवाब दिया, ठीक हूं। नारुतो चौंक गया। उसे लगा था सासुके कहेगा कि वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जवाब उसके दिल को और भारी कर गया। चलो, खाना खत्म करो और मेरे साथ वापस चलो। जरूरत नहीं। क्यों? कोनोहा वापस क्यों नहीं आते? वापस जाकर क्या करूंगा? नारुतो ने गुस्से और डर के साथ कहा। तुम कोनोहा के सबसे बड़े जीनियस बन सकते हो, फिर क्यों? सासुके ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, मुझे वजह देने की जरूरत नहीं। नारुतो कुछ कहने ही वाला था तुम्हारे भाई के बारे में, लेकिन सासुके ने उसे काट दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। असल में अब वाला सासुके पहले जैसा नहीं था। इटाची की नफरत, बदले की आग अब उस पर असर नहीं करती थी, लेकिन नारुतो को लगा कि सासुके बस अपने दर्द को छुपा रहा है। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। फिर खाना खत्म हुआ। सासुके खड़ा हुआ, चलता हूं कोनोहा। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। नारुतो ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। सासुके हल्का सा मुस्कुराया, लगता है तुम बदल गए हो नारुतो। हाँ, तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बदलना पड़ा। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। सासुके ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, तो तुम्हें लगता है तुम मेरे बराबर आ गए हो? नारुतो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, शायद आगे नहीं निकला, लेकिन बराबरी पर तो आ ही गया हूं। सासुके मुस्कुराया, तो फिर देख लेते हैं। दोनों की नजरें मिली, एक पल की शांति, और फिर दोनों बाहर निकल गए। बाहर नारुतो ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम सच में नहीं मानोगे? चलो वापस, टीम 7 फिर से पहले जैसी हो सकती है। सासुके ने हाथ उठाकर इशारा किया, वो सब बोरिंग है नारुतो। उसका अंदाज वही पुराना, घमंडी लेकिन परिचित। नारुतो की आंखें अचानक बदल गईं, उसका ऑरा पूरी तरह बदल गया। अचानक उसके शरीर से चक्रा फूट पड़ा, एक भयानक लहर जैसे समंदर उठ खड़ा हुआ हो। सासुके ने महसूस किया, ये अलग है। उसने सोचा, उज़ुमाकी क्लैन का शरीर सच में राक्षसी है। इतना चक्रा मेरे मुकाबले कई गुना ज्यादा, और सबसे बड़ी बात, नारुतो अब उस चक्रा को आसानी से इस्तेमाल कर रहा था। मतलब शायद अब उसे 9 पूंछ कुरामा को दबाने की जरूरत नहीं रही। क्या ये परफेक्ट जेंचुरी की बन चुका है? सासुके मुस्कुराया, अब ये लड़ाई अलग होने वाली थी। आओ, नारुतो चिल्लाया और सीधा सासुके की ओर दौड़ा। उसकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसका पंच भयानक ताकत से भरा हुआ था। सासुके ने भी बिना पीछे हटे सीधा मुक्का मारा। धड़ाम, दोनों के मुंह के टकराए और उसी पल चक्रा का विस्फोट हुआ। पूरा शहर हिल गया, एक भयंकर तूफान जैसा दृश्य बन गया। उधर ओरोचिमारू अभी उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचा था जहां तसुनाडे थी। अचानक उसने ये चक्रा महसूस किया और चौंक गया। सासुके किससे लड़ रहा है? और तभी जिरया और तसुनाडे भी बाहर आए और सीधे ओरोचिमारू से टकरा गए। तीनों सानिन फिर से आमने सामने थे। ओरोचिमारू ने हल्की मुस्कान के साथ जिरया और तसुनाडे को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां मिलेंगे। ये दिलचस्प होने वाला है। अध्याय 129, कोनोहा के पूर्व 3 सानिन। हल्की हल्की हवा सड़क पर बह रही थी, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। ओरोचिमारू जिरया को घूर रहा था और जिरया ओरोचिमारू को। तसुनाडे ने दोनों को देखा और अचानक हवा में एक अजीब सा तनाव भर गया। कितने सालों बाद कोनोहा के तीनों महान सानिन एक साथ खड़े थे, लेकिन अब वो पहले जैसा एहसास नहीं रहा। कुछ पल की खामोशी और फिर जिरया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ओरोचिमारू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तीसरे होकागे को मार दिया, कोनोहा को तबाह कर दिया और अब यहाँ आ गए। मैंने कहा था अगर तुमने कोनोहा को छुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहते ही जिरया तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गया। ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया और ताने मारते हुए बोला, तुम तो कोनोहा छोड़ चुके थे ना? सब कुछ अनदेखा कर रहे थे। क्या हुआ? बुरे की मौत से दुखी हो? ओरोचिमारू, जिरया की आवाज गूंज उठी। वो हमारे गुरु थे और तुमने उन्हें बेरहमी से मार डाला। जिरया के शब्द गुस्से से भरे थे, लेकिन ओरोचिमारू के मन में कुछ और चल रहा था। अगर तुमने खुद को दर्द सहा होता तो ऐसे ऊंची ऊंची बातें नहीं करते। बस करो, ओरोचिमारू ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारे लंबे भाषण नहीं सुनने। जिरया और भी गंभीर हो गया, लेकिन तभी उसे कुछ समझ आया। वो तुरंत तसुनाडे की ओर मुड़ा। ओरोचिमारू यहाँ आया है, मतलब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, तसुनाडे के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मतलब उसे पहले से पता था। तसुनाडे, तुम्हें पता था कि ओरोचिमारू यहाँ है? तसुनाडे ने कोई जवाब नहीं दिया और यही सबसे बड़ा जवाब था। जिरया हैरान रह गया। तुम ओरोचिमारू के संपर्क में थी? उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओरोचिमारू, क्या तुम तसुनाडे को भी इसमें घसीटना चाहते हो? जिरया, ओरोचिमारू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें अपने काम का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। अब ओरोचिमारू समझ गया, तसुनाडे ने जिरया को कुछ नहीं बताया और ये सही भी था। अगर जिरया को पता चलता तो वो किसी भी हालत में इसे रोक देता। ओरोचिमारू, जिरया ने ठान लिया, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पकड़कर तीसरे होकागे की कब्र पर ले जाऊंगा और तुमसे माफी मंगवाऊंगा। ओरोचिमारू हंसा। तुम? जिरया की आंखें ठंडी हो गईं। बहुत समय हो गया हमारी लड़ाई को, तो आज फिर से देख लेते हैं। और अगले ही पल जिरया ने सीधा मुक्का मारा। तीनों सानिन की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन ताइजुत्सु में तसुनाडे सबसे आगे थी। उसकी ताकत राक्षसी थी। जिरया और ओरोचिमारू करीब करीब बराबर थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन कुछ अजीब था। ओरोचिमारू सिर्फ बच रहा था, वो पलट कर हमला ही नहीं कर रहा था। जिरया हैरान था, लेकिन उसने पीछा जारी रखा। दोनों लड़ते लड़ते गांव के बाहर की तरफ पहुंच गए। तसुनाडे ने गहरी सांस ली। ये दोनों बेवकूफ कभी नहीं सुधरेंगे, और वो भी उनके पीछे चली गई। गांव के बाहर खुले मैदान में ओरोचिमारू खड़ा हो गया। उसने जिरया को देखा और मुस्कुराया। तुम पहले से काफी धीमे हो गए हो। लगता है सासुके के दिए घाव अभी तक ठीक नहीं हुए। उसकी आवाज में ताना भी था और हैरानी भी। जिरया ने दांत भींचे। तुम पलट कर हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ओरोचिमारू का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। अगर मेरे हाथ ठीक होते। उसकी हालत भी खराब थी, वो भी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता था। आज मैं तुम्हें कोनोहा ले जाऊंगा। जिरया चिल्लाया और उसने हाथ के साइन बनाए, लेकिन जैसे ही उसने चक्रा इस्तेमाल किया उसके घाव दर्द से फट पड़े। निंजुत्सु सही से निकल ही नहीं पाया। हाहा, ओरोचिमारू हंसा, तुम तो निंजुत्सु भी नहीं कर पा रहे और मुझे पकड़ोगे? जिरया खांसने लगा। उसके मुंह से खून निकल आया। दोनों की हालत खराब थी। एक के हाथ काम नहीं कर रहे थे, दूसरा घायल था। तभी धड़ाम, तसुनाडे उनके बीच आ गिरी। उसने ओरोचिमारू की ओर देखा। लड़ाई मत करो, यहाँ से चले जाओ। फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन अभी जाओ, बाद में मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी। जिरया चौंक गया। तसुनाडे, तुमने क्या वादा किया है उससे? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। तसुनाडे ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती जिरया। ये सुनकर जिरया का चेहरा उतर गया। उसने ओरोचिमारू की तरफ देखा। आंखों में ठंडा संकल्प था। अगर ऐसा है तो चाहे जान चली जाए, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। जिरया का चक्रा फिर से उभरने लगा। ओरोचिमारू भी गंभीर हो गया। अगर लड़ाई हुई तो तसुनाडे को उसके हाथों का सच पता चल जाएगा और फिर इलाज। माहौल फिर से भड़कने वाला था। अध्याय 130, एक उचिहा और एक जेंचुरी की।
अब हालात ऐसे हो चुके थे जैसे तीर कमान पर चढ़ चुका हो और उसे छोड़े बिना कोई रास्ता न हो। ओरोचिमारू ने जिरेया की आंखों में देखा, वहां साफ दिखाई दे रहा था मारने का इरादा। जिरेया अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, या तो वो जीएगा या ओरोचिमारू। ऐसी हालत में अगर ओरोचिमारू ने भी उसी इरादे से जवाब नहीं दिया तो मरने वाला वही हो सकता था। धीरे-धीरे उसकी आंखें ठंडी होती गईं, बिल्कुल बर्फ जैसी, जैसे बर्फ की तलवारें जिरेया को चीर रही हों। और फिर दोनों की नजरें टकराईं। धड़ाम, दोनों के शरीर से एक साथ चक्रा फूट पड़ा। ओरोचिमारू के हाथ भले ही बेकार हो चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो लड़ नहीं सकता। और जिरेया घायल होने के बावजूद अब भी बेहद खतरनाक था। लेकिन अगर वो सच में जान की बाजी लगाकर लड़ा तो उसकी ताकत डरावनी हद तक बढ़ जाती। दोनों की चक्रा टकराई और जमीन हिल उठी। उनके पैरों के नीचे से लहरें फैलने लगी। घास ऐसे हिल रही थी जैसे समुद्र में तूफान उठ गया हो। तसुनारी ने ये सब देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। भले ही तीनों सामने अलग हो चुके थे, लेकिन वो ये नहीं देख सकती थी कि उसके सामने ये दोनों मरने पर उतर आए। तुम दोनों रुक जाओ, उसकी आवाज गूंजी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जिरेया और ओरोचिमारू एक साथ आगे बढ़े। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। टक्कर होने ही वाली थी। तसुनारी ने गहरी सांस ली, रोक नहीं सकती तो फिर दोनों को ही अचल बना देती हूँ। अचानक वो आगे बढ़ी। उसकी स्पीड दोनों से कहीं ज्यादा थी। धड़ाम, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। दर्जनों मीटर तक जमीन धंस गई। उसकी ताकत राक्षसी थी। हवा चीरती हुई वो दोनों की तरफ बढ़ी। जिरेया और ओरोचिमारू एक पल के लिए चौंक गए। अगर लड़ना है तो पहले मुझसे लड़ो, अगर मैं तुम्हें रोक नहीं पाई तो तुम्हें अपाहिज बना दूंगी। उसका मुक्का बस एक पल दूर था। दोनों के सिर में झंझनाहट होने लगी। अगर वो मुक्का लगा तो उनकी हालत में सीधा मौत। दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, बचो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तसुनारी बहुत तेज थी, उससे बचना नामुमकिन था। जैसे ही वो घबराए, कड़क एक लाल रोशनी चमकी। पलक झपकते वो जिरेया के सामने आ गई। भयंकर शॉकवेव फैली, हवा दबकर फट गई, तूफान उठ गया, जमीन चटक गई। उसी समय तसुनारी का दूसरा मुक्का ओरोचिमारू की ओर बढ़ा। शून्य, एक बैंगनी रोशनी उभरी। क्षण भर में पसलियों जैसी संरचना रिब्स बन गई। वो ढाल बनकर तसुनारी का मुक्का रोक गई। दोनों तरफ भयंकर ऊर्जा टकराई। तसुनारी खुद पीछे उछल गई। हवा में घूमते हुए वो जमीन पर गिरी और 10 मीटर तक घिसटती चली गई। वो रुकी और सामने देखा, कौन? धूल धीरे-धीरे चढ़ने लगी। उसमें से दो अलग-अलग रोशनियां उभरी, लाल और बैंगनी। लाल चक्रा नारुतो के शरीर से फूट रहा था। उस चक्रा ने दो विशाल हाथ बना लिए थे जो जिरेया के सामने ढाल बनकर खड़े थे। दूसरी ओर बैंगनी चक्रा सिर्फ 3 पसलियों का ढांचा, लेकिन अटूट ढाल। वो था सासुके का सुसानो। तसुनारी की आंखें फैल गईं। उसने सासुके को पहचाना, लेकिन उसकी आंखें देखकर वो चौंक गई। ये मंगेक्यो शेरिंगन, इतनी कम उम्र में। दूसरी ओर नारुतो का लाल चक्रा और भी चौंकाने वाला था। टेल 20 चक्रा, कोनोहा का हेडबैंड, ये 9 पूंछ का जिंचुरिकी है। तसुनारी हैरान रह गई। एक उचिहा जिसने मंगेक्यो शेरिंगन खोल लिया, एक जिंचुरिकी जो 9 पूंछ के चक्रा को कंट्रोल कर रहा है, और दोनों सिर्फ 12 साल के बच्चे। ये नजारा किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। सबसे ज्यादा चौंक गए थे जिरेया और ओरोचिमारू। जिरेया को यकीन नहीं हुआ नारुतो अब 9 पूंछ को कंट्रोल कर रहा है, और ओरोचिमारू सासुके की आंखों को देखकर स्तब्ध रह गया। मंगेक्यो वो सुसानो को पहचान गया था। सासुके-कुन। सासुके ने पीछे मुड़कर देखा और शांत स्वर में कहा, आप लड़ नहीं सकते, ये मुझे संभालने दीजिए। नारुतो ने जिरेया से पूछा, परवचित सेज आप ठीक हैं? जिरेया ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पूछा, लेकिन नारुतो तुमने तो कहा था कि 9 पूंछ से बात नहीं बनी। नारुतो मुस्कुराया, मैंने कहा था बात नहीं हुई, ये नहीं कहा था कि सफल नहीं हुआ। जिरेया खुश होना चाहता था, लेकिन उसके बगल में खड़ा सासुके उसकी खुशी को रोक रहा था। इतनी कम उम्र में मंगेक्यो, ये लड़का 9 पूंछ से भी ज्यादा खतरनाक है। फायर एंड चैप्टर 135। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।